इस सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स थर्ड यूनिट चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट चैप्टर एलएम और आईएस का है। और उसके अंदर देखो अभी सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स ये न्यू टर्म है जिसको कब स्टार्ट किया गया, यानी ये पॉपुलर हुआ मिड 1970s के अंदर। एंड इसमें केनेशियन डिमांड साइड पॉलिसीज जो यूएस की इकोनॉमी के अंदर है उसके कारण स्टैगफ्लेशन है। अब स्टैगफ्लेशन का मतलब समझो कि प्राइसेस इंप्रूव होने, तो ऐसा मानते थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और मैक्रो इकोनॉमिस्ट कि अगर प्राइसेस इंक्रीज हो तो इसका मतलब कंट्री में ग्रोथ हो रहा है। किसी भी चीज की प्राइस इंक्रीज यानी जनरल प्राइस लेवल जब बढ़ता है ना, तो लोगों का मानना ये था, इकोनॉमिस्ट का मानना कि वो एक तरह से ग्रोथ बता रहा है। लेकिन यूएस के अंदर ग्रोथ रुक गया था, लेकिन प्राइस रुकने का नाम नहीं ले रही, यानी प्राइस इंक्रीज हो रही, यानी स्टेग्नेशन और इन्फ्लेशन। स्टेग्नेशन यानी सेम रहना कंडीशन, और इन्फ्लेशन का मतलब प्राइसेस का इंक्रीज होना, दोनों को मिला के ये नया टर्म इन्होंने डेवलप किया जिसको बोला जाता है स्टैगफ्लेशन। द टर्म इज न्यू बट उसके जो प्रिंसिपल्स है वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने ऑलरेडी बताए हुए थे। जैसे जेबी से सप्लाई क्रिएट्स इज ओन डिमांड, सबसे पहला तो उसने बताया था, राइट, अपने सेज लॉ ऑफ डिमांड सेकंड यूनिट में देखा। द वेरी एक्ट ऑफ सप्लाइंग गुड्स implies a demand for them. देयर इज एन इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो वो ऑटोमेटिकली अपने करेक्ट कर पाएंगे प्राइसेस वेजिस ये दोनों को चेंज करके। एंड द इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर चली जाएगी। ये किसका बोलना था? जेबी से। यानी देर इज नेवर ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी। फिर द मेन एम्फेसिस ऑफ द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट was on economic growth for which they advocated non interference with the market mechanism। यानी मतलब मार्केट मैकेनिज्म है लेकिन गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस क्लासिकल इकोनॉमिक्स को पसंद नहीं था। तो इसीलिए वो मार्केट को क्या बोलते थे? इनविजिबल हैंड बोलते थे। यानी डिमांड एंड सप्लाई ये दोनों इनविजिबल हैंड है जो क्या करते हैं? नेशनल वेल्थ को मैक्सिमाइज करते हैं, राइट। दे बिलीव दैट एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टर्स and producers were the prime movers on which the economy depended. It was the increase in the supplies of capital and labor and increase in their productivities that determined growth. Of course, free trade or capital movement internationally were instrumental in a faster growth rate of the economy. ये जरूरी नहीं है कि हम ऐसा माने कि कैपिटलिज्म खराब है, राइट। केन्स ने क्या एडवोकेट किया था कि गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस जरूरी है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरी कंट्री के लिए डिसाइड करना है ना। कंट्री के लिए डिसाइड करने के लिए एक सेंट्रलाइज पॉलिसी मेकर होना चाहिए। वो सेंट्रलाइज पॉलिसी मेकर गवर्नमेंट के सिवाय दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे फ्री ट्रेड और कैपिटल मूवमेंट के अपने फायदे हैं, लेकिन फिर भी केन्स ने किसके बारे में बात की कि डिमांड को कंट्रोल करो। जब तक कस्टमर को बांध के नहीं रखेंगे, यानी लोगों को बांध के नहीं रखेंगे कि वो अपनी डिमांड को कंट्रोल में रखे, तब तक इंक्रीजिंग प्राइस को आप स्टेबल नहीं कर सकते, यानी इन्फ्लेशन को कम नहीं कर सकते और ग्रोथ रेट को इंक्रीज नहीं कर सकते हो, बराबर। ऑब्जेक्टिव्स जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बताए थे उसमें सबसे पहला था प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ दूसरा। पहला क्या था? प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ दूसरा। अब यहाँ 1970s में क्या हुआ? इकोनॉमिक ग्रोथ तो रुक गया लेकिन प्राइस रुकने का नाम नहीं ले रही है, प्राइस इंक्रीज होती जा रही है। तो इसीलिए इसको नाम दिया स्टैगफ्लेशन, और इससे उभरने के लिए नए इकोनॉमिक सिस्टम को जन्म देना पड़ा, और वो है सप्लाई साइड। देखिए, मॉडर्न सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स lays emphasis on providing all types of economic incentives to raise aggregate supply in the economy। क्या करना है? सप्लाई इंक्रीज करनी है। अब सप्लाई का मतलब गुड्स की सप्लाई भी आ गई और फैक्टर की सप्लाई भी आ गई। अकॉर्डिंग टू बेथल, the essential argument of supply side theory is that adding to supply, unlike adding to demand, is not a zero sum task. In order to make something, a producer does not need to be given any money. Instead, he has to be given an incentive। सिर्फ पैसा दे देना प्रोड्यूसर को तो उसका मकसद पूरा नहीं हो सकता। यानी मुझे बोला कि तू प्रोड्यूस करता जा, बराबर, तो ये गलत है। पर मेरे पास इंसेंटिव होना चाहिए। इंसेंटिव यानी मतलब मुझे कोई फायदा हो ऐसा मुझे लगना चाहिए,
तब मैं वो प्रोडक्शन करूंगा। तो इंसेंटिव प्रोवाइड करना काफी जरूरी है प्रोड्यूसर को प्रोड्यूस करने के लिए, इंसाइट करने के लिए। इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूसर्स आर, अब क्या है, आर एसेंशियल टू इन्वेस्ट, लिखा है ना, इन्वेस्ट प्रोड्यूस एंड एम्प्लॉय, यानी वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंसेंटिवाइज होना चाहिए, प्रोडक्शन करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट करने के लिए। सिमिलर इंसेंटिव्स आर टू बी गिवन टू इंडिविजुअल्स टू वर्क एंड सेव मोर। अब देखो ये फैक्टर की बात आई, पहले किसकी बात कर रहे हो आप, प्रोडक्शन की बात कर रहे हो। अब दूसरा फैक्टर की बात करो, यानी फैक्टर यानी लेबरर्स। लेबरर्स ज्यादा काम तभी करेंगे, ज्यादा सेविंग्स तभी करेंगे जब इनके पास इंसेंटिव होगा। The government plays a remedial role in liberalizing markets, reducing taxes, and freeing the labor market. The main objective of supply side policies are to keep inflation at low level, and inflation को low level पे रखना है, achieve and maintain full employment और faster economic growth, यानी तीन ऑब्जेक्टिव के साथ में सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स आगे बढ़ता है। तो सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स सजेस्ट दैट फॉलोइंग पॉलिसी मेजर्स इन ऑर्डर टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले tax induced change in aggregate supply। सप्लाई साइडर्स रिगार्ड टैक्स कट, टैक्स कम करो। क्रिटिसिज्म में अपने देखेंगे वो लाफर का इफेक्ट आएगी, इसके साथ में दूसरा जो है वो लाफर का इफेक्ट है। लाफर ने ऐसा बोला था कि अगर तुम इंक्रीज करते हो ना टैक्स रेट तो अप टू सर्टेन लेवल वो तुम्हारा इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, लेकिन उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, बराबर ना। तो सप्लाई साइडर्स रिगार्ड टैक्स कट्स एज एन इफेक्टिव मींस ऑफ रेजिंग द ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी। To assess the likely effects of the tax reduction, they distinguish between income and substitution effect of a tax cut in the marginal rate of income tax. The substitution effect of a wage cut induces people to work more। देखो क्या लिखा है कि अगर वेज में कट कर रहा हूं लेकिन साथ में टैक्स भी कट हो रहा है, ध्यान देना, तो कम टैक्स के ऊपर मुझे डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा मिलेगी खर्चने के लिए, तो वर्क मोर करने के लिए मैं इंसेंटिवाइज होता हूँ, यानी मुझे इंकरेजमेंट मिलता है। एंड द इनकम इफेक्ट कॉजेज पीपल टू वर्क लेस एंड एंजॉय मोर लीजर, ये लिखा है। देखो अगर वेज कट करूंगा तो लोग काम करने के लिए तैयार नहीं, लोग मना कर देंगे, बराबर नहीं। और इट इज ओनली व्हेन द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ऑफ अ टैक्स, बोला ना मैंने कि अगर मैं वेज कट कर, ध्यान देना क्या बोला था क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने, कि अगर वेज कट करोगे, वेज कट कंट्रोवर्सी, बराबर ने, और इसके बाद में केन्स के ऑब्जेक्शन, पीकू की वेज कट कंट्रोवर्सी। अब उस वेज कट के अंदर उसने क्या बताया था, वेज कट के अंदर बताया कि जितने वेज कम करोगे उतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेकिन वेज कम करेंगे तो वेजिस कम करने से सामने वाले को क्या लगेगा कि मैं ज्यादा अब काम नहीं करूंगा, लेकिन उसको सब्सटीट्यूट करो किसके साथ में, टैक्स रेट कट करके। अब अगर वेज कट हुआ तो उसके सामने टैक्स भी उसको कम कर दिया गया उसके ऊपर का, प्रपोर्शनेटली तो टैक्स कम ही होगा क्योंकि पैसा कम मिल रहा है, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने और ज्यादा टैक्स कट किया तो इससे उसको लगता है कि दोनों चीजें सरबर हो जाती है, तो फिर वो ज्यादा काम करने के लिए एनकरेज होगा। यानी दो चीजें चाहिए, वेज कट भी चाहिए और साथ में टैक्स रेट उससे ज्यादा कट होना चाहिए, जितना वेज कट होता है उससे ज्यादा टैक्स रेट कट होना चाहिए, तो आपको क्या मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा वर्क मोर करने का। समझ में आई बात, दो चीजें, पहले क्या बताया, टैक्स कट करना है जिससे अपने एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज करेंगे। कैसे करेंगे, सप्लाई इंक्रीज करने के लिए आपको क्या चाहिए, मोर लेबरर्स की जरूरत है। मोर लेबरर तभी अफोर्ड कर पाओगे जब तुम वेज को कट करोगे। अब वेज कट करेंगे तो उसके सामने टैक्स रेट भी उससे ज्यादा कट होना चाहिए, तब लेबरर्स क्या करेंगे, ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि लेबरर्स हमेशा पैसे को अपनी मेहनत के सामने देखते हैं। यानी पैसे ज्यादा मिलेंगे तो मैं मेहनत ज्यादा करूंगा, पैसे कम मिलेंगे तो यहाँ लिखा है लीजर, यानी आराम करूंगा मैं, बराबर नहीं। A reduction in personal tax rate increases the incentive of people to work and save more। काम भी ज्यादा करेंगे, सेविंग्स भी ज्यादा। High savings reduce short-term interest rate and lead to increased investment and thus to an increase in the economy's capital stock। इससे होता क्या है, सेविंग बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा, यानी ज्यादा कैपिटल हम ला पाएंगे, जिसको क्या बोलते हैं अपने वर्ड में, कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। Reduction in marginal tax rate by improving the work effect of the people also increases their productive capacity and the level of output and employment in the economy। Thus, यानी अब होता क्या है कि मार्जिनल टैक्स रेट अगर कम किया, यानी एडिशनल टैक्स रेट, मार्जिनल का मतलब एडिशनल टैक्स रेट अगर आपने कम किया, ज्यादा इनकम के ऊपर कम टैक्स लगाया, तो इससे प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होती है, आउटपुट बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। आउटपुट कैसे बढ़ेगा, ज्यादा काम करेंगे
क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा मिलती है ना इसकी वजह से। और एम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ेगा क्योंकि एक बार आउटपुट इंक्रीज हुआ तो ज्यादा लोगों का एम्प्लॉयमेंट करने की जरूरत पड़ेगी। द सप्लाई साइड tax cuts by raising work efforts, saving and investment increase the supplies of labor and capital and shift the aggregate supply curve to the right. The effect of a supply side tax cut is illustrated in figure number 1। देखो ये फिगर 1 के अंदर आप देख सकते हो जहां पे आपको एएस जो दिया है ना वो एग्रीगेट सप्लाई कर्व दिया है। एस याद रखो, ये पूरी सिस्टम के अंदर सप्लाई कर्व आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। सप्लाई जो है ना एग्रीगेट सप्लाई वो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। केनेशियन के हिसाब से सप्लाई कर्व कैसा आता है, पॉजिटिव स्लोप रखता है, मतलब नीचे से ऊपर जाता है केनेशियन कर्व। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। एग्रीगेट सप्लाई कर्व और एडी जो है वो गिवन डिमांड कर्व। डिमांड कर्व वैसा ही होता है हमेशा, डाउनवर्ड फॉलिंग। रियल आउटपुट और जीडीपी इज मेजर्ड अलोंग विद हॉरिजॉन्टल एक्सिस। रियल आउटपुट को अपने ओ एक्स एक्सिस के ऊपर मेजर करते हैं और प्राइस लेवल को अपने ओ वाई एक्सिस के ऊपर मेजर करते हैं। एस और एडी दोनों टी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमने ओपी को प्राइस डिसाइड किया और ओक्यू को आउटपुट लेवल डिसाइड किया। अब सपोज देयर इज अ टैक्स कट बोथ ऑन पर्सन्स एंड फर्म्स, दिस इंक्रीजेस वर्क एफर्ट। अब इससे क्या मेहनत बढ़ेगी, मेहनत लोगों की बढ़ेगी, लोगों का सेविंग्स बढ़ेगा। अब लोगों का सेविंग्स बढ़ेगा, वर्कर्स का सेविंग्स बढ़ेगा, तो वो सेविंग्स को कोई जगह पे रखेंगे, वहां से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ज्यादा लेबर सप्लाई, ज्यादा कैपिटल इंक्रीज होगी, जिससे सप्लाई का तुम्हारा शिफ्ट होगा। और कौन सी जगह पे शिफ्ट होगा, OQ1 के ऊपर शिफ्ट होगा और नया सप्लाई का AS1 एग्जिस्टेंस में आएगा, राइट साइड के ऊपर शिफ्ट होगा। और ये जो नया सप्लाई कर्व है, अब याद रखो तुम सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स देख रहे हो, मतलब तुमको डिमांड में कोई चेंज नहीं करना है, डिमांड अभी भी एडी रहेगी, राइट। सप्लाई साइड है इसका मतलब डिमांड सेम रहेगी। सप्लाई को चेंज किया, एस से तुमने कहा ले गए उसको AS1 की तरफ ले गए, तो अब ये कट करता है सी पॉइंट के ऊपर। एज ए रिजल्ट द प्राइस लेवल फॉल्स टू ओपी एंड द रियल आउटपुट इंक्रीजेस टू OQ1। OQ1 टी लिखा है, यस। रियल आउटपुट कहाँ पे इंक्रीज होगा, OQ1 एज ए रिजल्ट ऑफ अ टैक्स कट। सिमिलरली रिडक्शन इन, ये क्या था, इंडिविजुअल टैक्स रेट था पर्सन के ऊपर। अगर अगर मैं वही चीज को कहाँ करता हूँ, कॉर्पोरेट टैक्स रेट में कट करता हूँ, तो कॉर्पोरेट सेक्टर को इंसेंटिव मिलेगा। वो क्या करेंगे, उनके लिए ऐसा है कि उनके पास जो पैसे बचेंगे वो लार्जर इन्वेस्टमेंट के लिए वो यूज करेंगे। और वो ज्यादा, हम उसको ज्यादा अलाउंस प्रोवाइड करें, इन्वेस्टमेंट और ज्यादा एनकरेज करेंगे। तो हायर इन्वेस्टमेंट का मतलब ज्यादा प्रोडक्शन होगा, मोर गुड्स का प्रोडक्शन, सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और पर यूनिट जो प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी प्रोडक्टिविटी है वो इंप्रूव होगी। Supply siders also advocate an additional tax relief for firms employing research because R&D help in increasing productivity। यानी वो लोग, जो लोग क्या करते हैं कंट्री के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करते हैं, वैसे लोगों को इंसेंटिव देना चाहिए, वैसे लोगों को और ज्यादा टैक्स कट करके देना चाहिए। तो वो क्या करेंगे, नई चीजें लाएंगे। अब नई चीज हमेशा क्या होती है, लेबर सेव करने वाली, ज्यादा प्रोडक्शन देने वाली, मतलब प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने वाली होती है। They also favor reduced estate taxes for small farmers, which will induce them to spend more on inputs so as to increase production. Further, tax cuts reduce diversion to shelter industries and minimize to eliminate the need for accountants, investment consultants और tax lawyers। यहाँ पे क्या, यहाँ क्या क्या लिखा है, टैक्स कट करें ना तो डाइवर्जन टू शेल्टर इंडस्ट्रीज, मतलब क्या कि लोग है ना यहाँ पे टैक्स इवेशन भी नहीं करेंगे, टैक्स की चोरी नहीं करेंगे, ऐसा बराबर। और यहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट किसकी कम होती जाएगी, अकाउंटेंट, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट और टैक्स लॉयर्स की। मोर ओवर टैक्स रिडक्शन रिड्यूस अंडरग्राउंड, यानी लिखा है ना ब्लैक मार्केट एक्टिविटी खत्म हो जाती है, वेयर एक्सचेंज इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड नो टैक्सेस आर पेड। क्योंकि टैक्स कम हो गया तो वो लोग भी समझेंगे कि थोड़ा टैक्स पे करके अगर ब्लैक मनी को वाइट किया जा सकता है तो वो बेटर ऑप्शन है अपने पास। समझ में आया ये पूरा, कहाँ से शुरुआत की हमने इसके अंदर, टैक्स इंड्यूस चेंज इन एग्रीगेट सप्लाई। हम टैक्स रेट को कम करने के लिए एनकरेज करते हैं गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट अगर टैक्स रेट कम करेगी तो सबसे पहले तो क्या होगा, टैक्स रेट कम करेंगे तो इसके कारण जो वर्कर्स है वो ज्यादा कमा पाएंगे, ज्यादा सेव कर पाएंगे, ज्यादा सेविंग्स मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा।
और इसी तरह से कॉर्पोरेट के अंदर भी अगर टैक्स कट किया जाएगा तो वो अपनी बची हुई इनकम से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, बराबर। और इससे प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। अब इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, tax cuts increase the disposable income of the people who raise additional demand for goods and services. On the other hand, the faster growth in productivity leads to the production of additional goods and services to match the additional demand. अब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो मतलब ज्यादा डिमांड जो होती जा रही। अब एक सीधी सी बात है, अब ग्रोथ रेट ध्यान देना, ग्रोथ रेट तभी बढ़ेगा जब हर चीज की डिमांड बढ़ेगी। अब तुम सप्लाई साइड को एडवोकेट तो कर रहे हो, यानी सप्लाई साइड को तुम बढ़ावा तो दे रहे हो, लेकिन उसके सामने डिमांड भी बढ़ती जाएगी बिकॉज तुम्हारे पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है। ध्यान से समझना, डिस्पोजेबल इनकम यानी जितनी इनकम टैक्स के बाद हाथ में बचती है वो ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो इनकम को तुम कहीं ना कहीं पे स्पेंड करोगे। स्पेंड करोगे मतलब तुम डिमांड करने जाओगे। अब मैं अगर किसी चीज की डिमांड करने जाता हूं तो उस चीज की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो प्राइस इंक्रीज होगी, समझे। तो अगर उस चीज की अवेलेबिलिटी होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज भी बिक रही है, मार्केट में पैसा जल्दी रोटेट हो रहा है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ मनी बोलते हैं, जो तुमने सेकेंड यूनिट में सीखा था, राइट। अब ये वेलोसिटी अगर फास्ट होती जाएगी ना तो इससे ग्रोथ रेट इंक्रीज होता है। तो देखो यहाँ पे, दिस लीड्स टू बैलेंस ग्रोथ इन द इकोनॉमी विदाउट शॉर्टेज, यानी शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्ट की शॉर्टेज मार्केट में नहीं होनी चाहिए। व्हेन द इकोनॉमी इज मूविंग फॉरवर्ड बैलेंस ग्रोथ, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज लो, यानी जब फास्ट होने तो प्राइसेस इंक्रीज नहीं होती। रीजन, उसके पीछे का सिंपल रीजन ये है कि अगर मैं किसी भी कंट्री के अंदर देख रहा हूँ कि ग्रोथ रेट फास्ट हो रहा है तो इसका मतलब प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है। अगर प्रोडक्ट अवेलेबल है ना तो हर कोई इसको खरीदने के लिए चाहेगा। अब हर कोई खरीदने के लिए जाएगा तो दूसरा जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर है वो उसका सप्लाई भी बढ़ाएगा, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन का उसको बेनिफिट मिलेगा। लार्ज स्केल प्रोडक्शन का बेनिफिट मिला तो प्राइस कट होगी, प्राइस कट होगी तो इन्फ्लेशन कर्व हो जाएगा। समझे पूरा सीक्वेंस। Thus, in turn, leads to an increase in the real disposable income of the people, which raises consumption, output, and employment. Low inflation leads to increase in net export, which strengthens the value of national currency in relation to foreign currency. समझे। अभी आप आज अपने देख रहे हैं कि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री वो दूसरी कंट्री के सामने इतनी मजबूत क्यों है, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसको दूसरे की गरज नहीं है, दूसरों को इसकी गरज है। तो अपनी करेंसी स्ट्रांग कब होगी, जब अपने पास एक्सपोर्टेबल चीजें ज्यादा होगी और हम जिसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको अपनी गरज है तब। तो ये फायदा भी इससे मिलता है। द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ मोर गुड्स एंड फॉर एक्सपोर्ट, देयर बाय फर्दर स्ट्रेंथनिंग द कंट्रीज करेंसी। द सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट advocate reduction in tax rate in order to increase the incentives to work, save and invest and get more tax revenues by the government. इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन द इकोनॉमिक कैपिटल स्टॉक। वापिस वही चीज रिपीट हो रही है, राइट। जैसे कि बताया मैंने कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा, इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ज्यादा आउटपुट बढ़ेगा। ज्यादा आउटपुट है इसका मतलब कम प्राइस पे बेचोगे, कम प्राइस यानी लो इन्फ्लेशन। लो इन्फ्लेशन इसका मतलब ज्यादा चीजें मार्केट में और जा रही है और लोगों की जरूरत पड़ेगी तो हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा। और कंट्री के अंदर अगर चीजें मिल रही है, प्रोडक्शन फास्ट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, ग्रोथ, राइट। तो ये फिगर में आप देख सकते हो एग्जैक्टली सेम जो आगे वाला डायग्राम है वही रिपीट किया गया है, देखें। बराबर ना। यहाँ पे टी और सी की जगह पे ई और ई वन है, समझे। यानी एस जो लिखा है उसके बाद आपने देखा कि ओ क्यू, एस के ऊपर ई इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर, ओ क्यू तुम्हारा रियल आउटपुट है और ओ पी उसकी प्राइस है। प्राइस लेवल बोलते हैं उसको, प्राइस मत बोलना कभी भी, अकेली प्राइस लिखना ही मत। जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखो ना तो प्राइस नहीं लिखना है, प्राइस लेवल लिखना है। बिकॉज प्राइस लेवल का मतलब जनरल प्राइस लेवल होता है, किसी एक कमोडिटी की प्राइस नहीं है, पूरे कंट्री के अंदर की प्राइस अलग अलग चीजों की, उसका एवरेज। ये ई पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। और यहाँ पे सपोज सप्लाई साइड पॉलिसी से टोटल सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, यानी मतलब लेबर और कैपिटल इंक्रीज होता है ड्यू टू टैक्स पॉलिसी, इंसेंटिव एक्सेट्रा, तो इससे शिफ्ट होगा रियल आउटपुट जो इंक्रीज होगा। और नया जो सप्लाई कब आएगा वो एस वन होगा, नया इक्विलिब्रियम लेवल ई वन के ऊपर आएगा क्योंकि हमने एडी यानी डिमांड को सेम रखा है। तो एस वन के ऊपर
एडी कर्व जहां कट करता है वो E1 है, और OQ1 तुम्हारा नया आउटपुट लेवल है, और प्राइस भी फॉल हुई, यानी दो इफेक्ट हुई तुम्हारे पास। एक तो ग्रोथ हुआ यानी आउटपुट इंक्रीज हुआ, और दूसरा प्राइस भी कट हो गई। समझे? ये तुम्हारा पहला फेज था। ये क्या था? खाली तुमको ये बताना था कि किस तरह से दो अलग अलग चीजों के ऊपर उसकी इफेक्ट आती है। अब ये क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अगर दो चीजों को कंपेयर कर रहा हूँ, LM और IS को, वो तो मेरा फॉर्टे है, समझो। मुझे इतना अच्छी तरह से पढ़ाना आता है, लेकिन फिर भी मैं अभी है ना ऐसी जगह पे इंडल्ज कर रहा हूँ ना कि जिस जगह के ऊपर मैं नया पहली बार, यानी मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा तो हूँ मैं, लेकिन पढ़ा रहा हूँ मैं पहली बार ये चीज। पर मुझे ये ज्यादा इजी लगा ये पार्ट, क्योंकि इसमें ना सीधा उतरता जाएगा ना दिमाग में, ऐसी चीज है। क्योंकि ये जनरल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, तुम क्या समझते हो ने। वो दुनियादारी जैसे बोलते हैं ना, वैसी चीज है। तुमको, हाँ, तुम इसको मानते जाओगे ऐसा। जबकि LMIS के अंदर है ना, आपको थियरी एस्टैब्लिश करनी है। राइट? वो थियरी चार डायग्राम्स को मिला के आपको एस्टैब्लिश करनी है। तो मेरे लिए अगर दो ऑप्शन कोई पूछे तो इसमें से बेटर वाला ये है। इसलिए मैंने पहले ये सेकंड को टाइप किया, क्योंकि उसमें डायग्राम्स कम है, इसमें डायग्राम्स ज्यादा है, पर इसके डायग्राम सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन से थे मेजोरिटी। अब पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। देखो याद रखो, वी आर नॉट ऑन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में समझ नहीं रहे अभी। अभी सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में समझ रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इसके बाद का टॉपिक है, बराबर नहीं? फॉलोइंग आर द पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस ऑफ सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। लाफर कर्व, मोस्ट इंपोर्टेंट लाफर कर्व। सेकंड, फाइनल। मैं अभी भी बोला आपको, तुम लोगों को पहले, कि जब M.Com फाइनल में होते हैं ना, तब ये लाफर कर्व इफेक्ट समझाने की आती है। वो भी तब जब तुमने स्पेशल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स लिया हो, स्पेशलाइजेशन तुम्हारा इकोनॉमिक्स में हो वो। आप एक बात देख रहे हो, धीमे धीमे तुम्हारा जो सिलेबस है ना वो प्रोफेशनल कोर्सेज के इक्वलाइज कर रहे हैं ये लोग। यानी इसकी जो कंटेंट वैल्यू है ना वो इतनी इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन नॉलेजेबल इंसान बने। कि अकेला ग्रेजुएशन पहले किसका नहीं था, थोड़ा सा पढ़ के जाओ, खा खा के दबा के खा के जाओ, वहां वोमिट कर दो, खत्म। हजम करने की जरूरत नहीं है, ये हजम किए बिना याद भी नहीं होगा। समझे? अब देखिए यहाँ पे लाफर कर्व, टैक्स रेट वर्सेस टैक्स रेवेन्यू। एकदम सिंपल है ये, समझना। समझा दूं ना, उसके बाद में आपको पता चलेगा। अभी पढ़ोगे ना तो सब ऊपर से पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बार एक्सप्लेनेशन दिमाग में आ गया ना, तो ये एक्सप्लेनेशन जितना सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन कोई नहीं है। देखो यहाँ पे द मोस्ट पॉपुलर एस्पेक्ट ऑफ सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स इज द लाफर कर्व, जिसको उनके ओरिजिनेटर के नाम से यानी आर्थर लाफर के नाम से बोला गया। द लाफर कर्व डिपिक्ट्स द रिलेशन बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू। देखो ध्यान देना, टैक्स रेट अपने क्या बोलते हैं, इंडिया में टैक्स रेट ज्यादा है इसलिए लोग चोरी ज्यादा करते हैं टैक्स की। मैंने क्या बोला था अभी आगे थोड़ी टाइम को, ये सीधा गले में उतरता जाता है, क्योंकि तुम देखते हो ये चीज, वही चीज तुम समझ रहे हो। राइट? तो टैक्स रेट अगर तुम ज्यादा बढ़ाओगे एक लेवल से, तो लोग क्या करेंगे, टैक्स पेड नहीं करेंगे, तो रेवेन्यू कम होता जाएगा। तो ये टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच की रिलेशनशिप कौन समझा रहा है? लाफर कर्व समझा रहा है। एंड इट इज based on the assumption that a cut in the marginal rate of tax will increase the incentives to work, save and invest। यानी अगर तुम थोड़ा सा टैक्स कट करोगे, थोड़ा सा नहीं, मार्जिनल का मतलब थोड़ा सा नहीं होता, मार्जिनल नहीं, एडिशनल। एडिशनल टैक्स रेट अगर कट करोगे, तो पहला पहला क्या लिखा है, टू वर्क, टू सेव और टू इन्वेस्ट, इन चीजें। टू वर्क किसके लिए? टू वर्क एंड टू सेव दोनों किसके लिए? टू वर्क तो खाली लेबर के लिए, टू सेव दोनों के लिए, लेबर के लिए भी और कॉर्पोरेट्स के लिए भी, और टू इन्वेस्ट किसके लिए? खाली कॉर्पोरेट्स के लिए। राइट? दिस टैक्स कट इन टर्न विल इंक्रीज द टैक्स रेवेन्यू। लाफर कर्व shows two extreme of टैक्स रेट, 0% टैक्स रेट और 100% टैक्स रेट। इसलिए देखो ये अपने क्या बोलते हैं, उल्टा बाउल रख दिया और इस तरह से, बराबर नहीं? यानी पूरा जीरो से शुरू करना है और लास्ट में नीचे वापिस एक्स एक्सिस को टच करना है, बराबर नहीं? रेनबो जैसा इसको ड्रॉ करना है, बोथ यील्ड नो टैक्स रेवेन्यू। याद रखो, अगर जीरो टैक्स है तो भी कहां से पैसे आने वाले हैं, क्योंकि टैक्सर नहीं चार्ज करो तो आएंगे कहां से पैसे। दूसरी बात, अगर 100% टैक्स है तो कोई टैक्सर नहीं देगा।
टैक्स रेवेन्यू कॉरस्पॉन्डिंगली, अच्छा if the tax rate is zero, no revenue will be raised, and if the tax rate is 100%, people will have no incentive to work, save and invest at all, because the whole income will go to the government. सारे पैसे किसको चले जाएंगे? सरकार को चले जाएंगे. Thus the tax revenue will again be zero, as the tax rate increases from 0 to 100%, tax revenue correspondingly rises. पहले जीरो से धीमे धीमे इंप्रूव होता है. T1 जो है वहां पे टैक्स रेवेन्यू ज्यादा है, और ज्यादा आगे बढ़ा सकते हैं अपने टैक्स रेट को. टी तक मैक्सिमम लेवल के ऊपर रेवेन्यू आता है, लेकिन उसके बाद रेवेन्यू डिक्लाइन करता है. नॉर्मल रेंज और प्रोहिबिटिव रेंज, दो अलग अलग रेंजेस के अंदर इसको डिवाइड किया गया है. Thus the optimum tax rate is somewhere between the two extreme, यानी 0 और 100 के बीच में. Figure 3 shows the Laffer curve where the tax rate 0% is taken on the horizontal axis and tax revenue on the vertical axis. As the tax rate is raised above 0, the tax revenue starts increasing. The Laffer curve is upward sloping. At the relatively low tax rate, it is upward sloping. At the relatively, नहीं ये दो बार है. At the relatively low tax rate T1, the tax revenue is R1. बराबर. T1 के ऊपर R1 यानी कम रेवेन्यू है, लेकिन देर आफ्टर अगर मैं T तक उसको ले जाता हूं तो वो मैक्सिमम P यानी OR को रीच करता है. एंड देन आफ्टर, उसके बाद में ऑप्टिमम T के ऊपर अपना टैक्स रेट है, उसके बाद अगर आगे बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू डिक्रीज करना शुरू कर देता है. तो अकॉर्डिंग टू लाफर, एक्सेप्ट फॉर ऑप्टिमम रेट, there are always two tax rate that yields the same revenue. कम टैक्स रेट पे भी सेम रेवेन्यू यानी OR1 आएगा, और ज्यादा टैक्स यानी OT2 के ऊपर भी आपको OR1 मिलेगा, सेम रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन दोनों में फर्क है. इन द फिगर, R1 at the high tax rate T2 is the same as the revenue collected at the low tax rate T1. It is the if the government wishes to maximize tax revenue, it will choose the optimum tax rate T. बराबर. An important feature of the Laffer curve is that it is a normal range and prohibitive range. दो अलग अलग रेंज है. नॉर्मल रेंज, तुम बोलो कि मैं, देखो ध्यान देना, R1 से R तक जाना दो अलग अलग रेंज में पॉसिबल है. बराबर. एक तो तुम्हारी नॉर्मल रेंज में भी पॉसिबल है, और दूसरा प्रोहिबिटिव में भी. लेकिन तुम अगर प्रोहिबिटिव में जाते हो नहीं, तो तुम्हें नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हो अपने लोगों के ऊपर, अपने सब्जेक्ट के ऊपर, यानी गवर्नमेंट के लिए नेगेटिव पब्लिसिटी माइंड में होगी. ज्यादा टैक्स है, इनकम सेम है, पर टैक्स ज्यादा है, तो ये प्रोहिबिटिव रेंज है. लेकिन अगर मैं वही नॉर्मल रेंज में रखता हूं तो वहां पे आगे बढ़ सकता हूं मैं. लेकिन याद रखो, प्रोहिबिटिव रेंज से आगे नहीं बढ़ सकते तुम. यानी अगर मैं बात करूं तो टी से आगे बढ़ना ही मेरे लिए पॉसिबल नहीं. द नॉर्मल रेंज इज टू द लेफ्ट ऑफ द ऑप्टिमम रेट एंड प्रोहिबिटिव रेंज इज टू द राइट. इन द नॉर्मल रेंज इंक्रीज इन द टैक्स रेट, बताया मैंने कि अगर नॉर्मल रेंज में अगर आपको ने तो इंक्रीज करोगे तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा. लेकिन प्रोहिबिटिव रेंज के अंदर अगर टैक्स रेट हाई है तो इसका मतलब काम करना लोगों को पसंद नहीं है. इट रिड्यूसेस द इंसेंटिव टू वर्क, सेव एंड इन्वेस्ट. कॉन्सिक्वेंटली द फॉल इन आउटपुट मोर देन ऑफसेट्स द राइज, बिकॉज नो वन विल बोदर टू वर्क. लोगों को काम नहीं करना है, क्योंकि सरकार अगर टैक्स ले जा रही है तो मैं काम क्यों करूं. बराबर. Thus high tax rate stifles economic in tax rate, यानी स्टिफल्स यानी स्टिक, चिपका देता है कोई एक जगह पे, यानी क्या होता है, रिजिड हो जाती है इकोनॉमी टैक्स रेट के ऊपर. व्हेन द टैक्स रेट रीचेस 100%, द रेवेन्यू फॉल्स टू जीरो ग्रोथ एंड result in high unemployment. Therefore, a reduction in the tax rate will actually increase revenue by encouraging the incentives to work, save and invest. People not only produce and earn more, but also switch money out of low yielding tax shelters and untaxed underground economy. यानी ब्लैक मार्केटिंग से लोग बाहर निकलेंगे, ब्लैक मनी से लोग बाहर निकलेंगे. और अगर टैक्स रेट कम करते जाओगे तो वो सब चीजों को क्या, अभी एक सिंपल सी बात है, पहले 7 लाख तक टैक्स फ्री था ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम के अंदर, अभी 12 लाख किया है, तो 12 लाख तक तो मैं अपनी इनकम वाइडेड बताऊं ना. सिंपल है, राइट. तो ये अंडरग्राउंड इनकम वाली चीज, अंडरग्राउंड इकोनॉमी धीमे धीमे खत्म हो जाती है इससे. into more productive and socially desirable investment. The result would be higher employment and economic growth leading to high tax revenue. लोगों के पास पैसे हो ने, अपने कई बार देखते हैं कि घरों में से पैसे निकलते हैं,
क्योंकि बैंक में क्यों नहीं जा रहे, वो सिस्टम में क्यों नहीं जा रहे, बिकॉज टैक्स रेट हाई है। अगर टैक्स रेट हाई ना होता ने और वॉलंटरी डिस्क्लोजर जैसी कोई स्कीम हो ने, पहले आती थी, अभी नहीं आती है, तो अगर वॉलंटरी डिस्क्लोज कर ले तो इसमें अगर टैक्स रेट में राहत मिलती हो ने, तो लोग वो टैक्स को डिक्लेयर कर देंगे। अब वो इनकम को डिक्लेयर करेंगे तो वो इनकम कहाँ जाएगी, इकोनॉमी के अंदर आएगी। अब इकोनॉमी आएगी तो इसका मतलब कोई ना कोई जगह पे वाइट इन्वेस्टमेंट होगा, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, और ग्रोथ रेट बढ़ेगा। समझे लाफर को में क्या याद रखना है, सिर्फ दो बातें याद रखनी है कि 0 से लेके 100 तक आप टैक्स रेट को इसके अंदर मेंशन करते हो, और टैक्स रेट जब बढ़ता है ना, तब अप टू अ सर्टेन लेवल वो इनकम को यानी रेवेन्यू को इंक्रीज करता है, लेकिन उसके बाद में रेवेन्यू कम होता जाता है। राइट। और अगर तीसरी चीज भी याद रखती हो तो दो रेंज के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, नॉर्मल रेंज और प्रोहिबिटिव रेंज के अंदर। Reduction in government spending to achieve full employment, low inflation, and high growth rate of the economy. The supply side economists emphasize reduction in government expenditure accompanied by tax cut. यानी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए अपना खर्चा। तो दे आर अगेंस्ट द मोनेटाइजेशन ऑफ बजट डेफिसिट, यानी बजट में अगर डेफिसिट हो ने तो अपनी तरफ से पैसा डाल के गवर्नमेंट को पूरा नहीं करना चाहिए, डेफिसिट को पूरा ही नहीं करना चाहिए, जितना हो सके डेफिसिट को कम करने की ट्राई करो, ऐसा। विच द केनेशियन एडवोकेट, लेकिन केन्स ने एडवोकेट उल्टा किया था, उसने बोला था कि डेफिसिट बजट बने तो ज्यादा अच्छा है। अगर तुमने देखा हो ने तो अल्फ्रेड मार्शल वॉज नॉट इन फेवर ऑफ डेफिसिट बजट, लेकिन केनेशियन थियरी डेफिसिट बजट को प्रोपगेट करती थी। कारण केन्स के टाइम के अंदर अमेरिका ने और पूरी दुनिया ने मंदी देखी थी, 1929 का ग्रेट डिप्रेशन। तो वो डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए गवर्नमेंट का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए गवर्नमेंट को डेफिसिट फाइनेंसिंग करना पड़े, वैसा होता है। राइट। But the reduction in government expenditure should be more than or equal to tax cut so that saving increase to finance larger investment। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें कि जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कट करे ने वो ज्यादा कट करे टैक्स रेट जो है ने उसके कट से। अगर टैक्स तुम 10% कट करते हो ने तो स्पेंडिंग को 15% कट करो, क्योंकि इसका नतीजा सीधा किसके ऊपर आएगा, बाकी मार्केट के ऊपर आएगा। दिस विल इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी। बराबर। अब अनदर प्लैंक, प्लैंक यानी सपोर्ट बोलो या उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अपने रास्ता बोलो, यानी ब्रिज बोलो, of supply side policy is to have restrained monetary expansion in order to keep the inflation rate low। यानी मनी को एक्सपांड मत करो, सप्लाई ऑफ मनी मार्केट में नहीं बढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा सप्लाई को रोकने के लिए काम करेगी, सप्लाई बढ़ाओ मत ऐसा। इंक्रीज डेप्रिसिएशन टू एनकरेज मोर इन्वेस्टमेंट, सप्लाई साइड सजेस्ट इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट अलाउंस एंड और हाई डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग मशीन व्हीकल्स एंड अदर कैपिटल गुड्स। क्योंकि डेप्रिसिएशन बढ़ेगा ना तो चीजें ऑब्सोलीट जल्दी होगी, ऑब्सोलीट यानी भंगार जल्दी हो जाएगी, भंगार जल्दी होगी तो रिप्लेस करने का टाइम जल्दी आएगा, रिप्लेस करने का टाइम जल्दी आएगा तो इन्वेस्टमेंट करने का टाइम जल्दी आएगा, तो इन्वेस्टमेंट को क्या मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा। फिर आता रिडक्शन इन वेलफेयर बेनिफिट्स टू रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट, सप्लाई साइड इकोनॉमिस्ट एम्फेसाइज रिडक्शन इन वेलफेयर बेनिफिट especially unemployment allowance. This will encourage workers to accept jobs at lower wages, thereby reducing unemployment in the economy। देखो वेलफेयर बेनिफिट कम करो, मतलब मफत की जो रेवड़ी बोलते हैं ना, ये इलेक्शन में बोलते हैं कि 2500 रुपए इनको अकाउंट में मिल जाएंगे, 5000 रुपए इनको मिल जाएंगे, ये सब बंद करो। क्योंकि ये बंद होगा ना तो लोग मेहनत से काम करेंगे, क्योंकि लोगों को अगर कोई भी चीज फ्री में मिल जाती है ना तो उसके बाद में उतनी मेहनत उनकी कम हो जाती है, तो वो मेहनत नहीं करेंगे। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, वेलफेयर बेनिफिट जैसा वो कोई चीज होनी नहीं चाहिए, सीधा सीधा काम करो, पैसा ले जाओ। फिर रिड्यूसिंग ट्रेड यूनियन पावर, supply siders also advocate reduction in the power of trade unions through legislation which will make the labor market more competitive। यानी मतलब ट्रेड यूनियन को कम करो, ट्रेड यूनियन क्या करते हैं, हर चीज में अपनी टांग अड़ाते हैं, समझे, ऐसा मानते थे। कंपटीशन अगर बढ़ानी हो तो ट्रेड यूनियन हटने चाहिए। ट्रेड यूनियंस रेज वेजेस अबव द कंपटीशन लेवल व्हिच द एम्प्लॉइज कैन नॉट अफोर्ड, एम्प्लॉयर्स कैन नॉट अफोर्ड, सॉरी। यानी मुझे अगर ऐसा बोला जाए कि इनको काम करवाना हो तो आपको पगार इतना ही देना पड़ेगा, तो मेरे पास पैसा ही ना हो तो अपने क्या करेंगे, सप्लाई को कम करते जाएंगे। फिर thus they destroy jobs and increase unemployment। When the government restrict union power,
अनएम्प्लॉयमेंट एंड कॉस्ट इन्फ्लेशन आर रिड्यूस। तो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा जब गवर्नमेंट क्या करेगी, यूनियन का पावर कम कर देगी। इसीलिए हम बात करें जैसे कुछ कंट्रीज के अंदर यूनियन होते ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसा मान के चलते हैं कि यूनियन का होना सारे के सारे एम्प्लॉयर्स के लिए एक तरह से डिसइंसेंटिव की तरह से काम करता है। फिर डीरेगुलेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, सब कुछ सप्लाई साइड पॉलिसीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डीरेगुलेशन। गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल बिजनेस के ऊपर नहीं होना चाहिए। और प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट पब्लिक बिजनेस के अंदर इन्वेस्टर नहीं करती है, मतलब रेलवे जैसे अपने यहाँ पे पब्लिक कॉर्पोरेशन के अंदर आता है, राइट। तो ऐसे कोई भी कॉर्पोरेशन नहीं होने चाहिए कि जो गवर्नमेंट की खुद की मालिकी की हो, सब प्राइवेटाइजेशन। दे आर यूज टू एनकरेज मोर कंपटीशन विद इन द इकोनॉमी। रिमूवल ऑफ पब्लिक सेक्टर मोनोपोलीज and sale of public sector enterprises and transfer of public utilities in private hands lead to increase in productive efficiency, wider consumer choice and lower prices। इसमें बताया ये गया है कि अगर मोनोपोली कम हो जाएगी किसकी, पब्लिक सेक्टर की, तो इससे होगा क्या, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बिकेंगे। किसके हाथों में बिकेंगे, गवर्नमेंट बेच देगी और प्राइवेट सेक्टर उसको खरीद लेंगे। तो इससे कंपटीशन बढ़ेगी। अगर कंपटीशन बढ़ेगी तो प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, कंज्यूमर के पास चॉइसेस बढ़ेगी, और हमेशा क्या होता है कि कंपटीशन में प्राइसेस कम करनी पड़ती है। फ्री ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट, फ्री ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट among countries is another policy measure of supply siders। The removal of exchange controls and free inflow and outflow of both short term and long term capital leads to maximization of output and growth by widening market and checking monopolies। तो क्या किया जाता है, फ्री ट्रेड हो तो मोनोपोली कम हो जाएगी। अगर मोनोपोली होती है तो प्राइस रिस्ट्रिक्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए प्राइस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए और कैपिटल मूवमेंट को फ्री करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ट्रेड के लिए जो मोनोपोलीज है उसको खत्म कर देना चाहिए। नाउ द लास्ट पॉइंट, क्रिटिसिज्म्स ऑफ सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। अब क्रिटिसिज्म में देखो, लैफर कर्व कंट्रोवर्सीज। The Laffer curve is an interesting but a controversial concept. No one knows with certainty either the location of the optimum point or the exact shape of this curve। ऑप्टिमम कौन सा लेवल, कैसे पता चले कौन से लेवल के ऊपर पब्लिक खुशी खुशी टैक्स भरेगी, ये कैसे पता चले। कई कंट्री के अंदर तो 5% टैक्स भी पब्लिक को ज्यादा लगता है, बराबर नहीं। तो कई कंट्रीज के अंदर लोग 12-15% टैक्स के अंदर भी खुश है। तो अब पता कैसे चले कि ऑप्टिमम लेवल कौन सा। द कर्व में पीक एट 40% और 90% टैक्स रेट, और इट में पीक इन बिटवीन दीज रेट। बताया ना कि 40-90% के ऊपर भी चला जा सकता है, या तो उनके बीच में भी जा सकता है। फॉर इंस्टेंस इफ वी टेक द कर्व विच पीक्स एट पॉइंट ए इन फिगर 4, इस फिगर के अंदर आप देख सकते हो कि ए के ऊपर अगर पीक करे ऐसा कर्व ले, तो टैक्स रेट कौन सी जगह पे आ रहा है, तुम्हारा T1 के ऊपर ऑप्टिमम बता रहा है, राइट। और दूसरा अगर हम बात करें T2, तो वो बी ऑप्टिमम लेवल बता रहा है। लेकिन कई बार टैक्स रेट इन दोनों के बीच में, यानी टी की जगह पे, अब टी देखो दोनों के बीच में है, ध्यान देना, टी दोनों के बीच में है। टी अगर दोनों के बीच में है तो तुम देखो T1 वाले के लिए प्रोहिबिटिव रेंज में है, लेकिन T2 वाले के लिए नॉर्मल रेंज में है। समझे ना। On the other hand, if another curve peaks at point B, the tax rate T should be increased to T2. Without the knowledge of either the peak or the shape of the curve, it is not possible to know the effect of reducing or increasing the tax rate or tax revenue and economic activity। In fact, nobody knows the exact shape of Laffer curve or the relationship between tax rate and tax revenue। ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि याद रखो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो है वो साइकोलॉजी को रीड करना, और पब्लिक की साइकोलॉजी, पब्लिक का सेंटीमेंट कब चेंज होगा वो पता नहीं कर सकते। इसलिए लेफर को रोज बदल जाए ऐसा भी बन सकता है। टैक्स कट्स डू नॉट ब्रिंग हाई ग्रोथ रेट। इकोनॉमिस्ट डू नॉट एग्री दैट कटिंग टैक्स रेट will lead to high growth rate and more tax revenue। They point out that high growth rate generates higher income, which in turn generate higher tax revenue, but therefore it is not reduction in tax rate that leads to the high growth rate of the economy। यानी कई बार ऐसा होता है कि हाई ग्रोथ रेट होने तो इससे हायर इनकम जनरेट होता है, ये ऐसा मानते थे। कौन मानते थे, जो इकोनॉमिस्ट जो एग्री नहीं करते इस बात के अंदर कि टैक्स रेट को कट करने से ग्रोथ रेट बढ़ता है वो। क्योंकि याद रखो हाई ग्रोथ रेट का मतलब क्या, हाई इनकम, हाई इनकम का मतलब हाई टैक्स रेवेन्यू। देयरफॉर इट इज नॉट रिडक्शन इन टैक्स, पर
ग्रोथ रेट जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ रेट हो तो टैक्स रेट काम लगता है, ग्रोथ रेट ना हो तो टैक्स रेट कोई काम नहीं करेगा। टैक्स कट्स डू नॉट मेजर वर्क एफर्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर वर्क एफर्ट especially as a result of tax cut. No doubt, increased work effort leads to higher income. लेकिन क्या ये कोई गारंटी दे सकता है कि टैक्स कट करने से लोग ज्यादा मेहनत करेंगे? अब टैक्स रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को मिला टैक्स हाई होने के कारण, अब अगर कट करोगे तो वो रिड्यूस हो जाएगा, तो क्या उतना रिटर्न गवर्नमेंट को वापस मिल पाएगा? बाय अनदर वे, यानी लोग ज्यादा काम करेंगे उसकी वजह से। ये पॉसिबल नहीं है, इसको प्रिडिक्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है। फिर टैक्स cut do not affect target incomes. Critics argue that some persons have target real income. When taxes are reduced, they will work less and have more leisure to maintain their target income. अब मैं तो ऐसा सोच के चलता हूँ, मैं महीने के अंदर 50,000 रुपये कमाऊँ उन्हें बहुत है। अब टैक्स के बाद मेरे हाथ में 50,000 रुपये आते हैं, बराबर। अब टैक्स रेट कम हो गया तो मेरे पास 60,000 आते हैं, पर मेरे को तो 50 चाहिए, तो मैं वो 10,000 का कम काम करूंगा, मैं वापिस 50 पे जाने की कोशिश करूंगा, तो और आराम से बैठूंगा। लीजर का मतलब क्या? काम ना करना, राइट। State intervention necessary. Supply siders have been criticized for their policy of non-intervention by the state, but there are many contradiction. Contradiction यानी opposite theories in the working of the capitalist system, which cannot sustain balanced growth of the economy. When the economy reaches full employment, a number of distortions and imbalances develop. Distortion यानी disturbance और imbalance यानी मतलब क्या? Equilibrium is lost. Develop which fall which fail to maintain full employment, जिससे full employment कभी अचीवर नहीं हो पाएगा। यानी मतलब स्टेट अगर दखलगिरी ना करे ने तो पूरी की पूरी इकोनॉमी तहस नहस हो जाएगी। और इन्होंने क्या बोला? फ्री ट्रेड बोला है। फ्री ट्रेड का मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो सके उतना कम। Therefore, state intervention is necessary to remove them. अब सप्लाई साइड पॉलिसीज फेल टू ब्रिंग सोशल जस्टिस। सप्लाई साइड इकोनॉमीज एम्फेसाइज reduction in social spending, subsidies, grants, and budget deficit with reduction in taxes. But such a policy has actually led to huge budget deficit in the United States. अब ऐसा किया तो सही, बराबर, सप्लाई साइड पॉलिसी बनाई तो सही, लेकिन उसके बाद हमने क्या किया? डेफिसिट फाइनेंसिंग गवर्नमेंट ऑफ यूएस ने कम करना चालू किया। यानी जो गवर्नमेंट ने डेफिसिट को फिलअप करना पहले चालू रखा था, बंद कर दिया था, उसके कारण और ज्यादा डेफिसिट बजट के अंदर क्रिएट हुई। फर्दर द पॉलिसी ऑफ रिड्यूसिंग सोशल स्पेंडिंग, यानी गवर्नमेंट का स्पेंडिंग कम कर देना, सब्सिडीज कम कर देना और ग्रांट कम कर देना, इससे पुअर और अनएम्प्लॉयड के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ती है, क्योंकि वो लोग पहले भी खराब कंडीशन में थे सब्सिडी मिलने के बावजूद भी। अब सब्सिडी बंद होने के बाद वो और ज्यादा खराब कंडीशन में आते हैं। जब भी सोशल जस्टिस वर्ड है तो समझ जाना कि अमीर और गरीब के बीच में जस्टिस, यानी दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले ना, उसको बरकरार करने के लिए जो भी काम किए जाते हैं उसको अपने सोशल जस्टिस बोलते हैं। ये फर्स्ट टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट होता है। The supply side macroeconomic represents, second topic, the most recent macroeconomic thought. It has added a new dimension to macroeconomics by shifting emphasis from demand side to supply side. Recall about both Keynesian and monetarists. Monetarists यानी केनेशियन से पहले, केनेशियन ने मैक्रो इकोनॉमिक्स समझाया, लेकिन केन्स के पहले जो लोग थे उसको मॉनेटरी इकोनॉमिक्स बोलते थे। तो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द डिमांड साइड, लेकिन इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए, स्टैगफ्लेशन, रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के लिए उन्होंने सब में डिमांड को मैनेज करने के बारे में बोला था। तो सप्लाई साइड इसको इग्नोर किया गया था। तो यहाँ पे हमको डिमांड साइड नहीं लेकिन सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स, लेकिन ये कब से स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ, द सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स अट्रैक्टेड मच अटेंशन एंड रीच इट पिनेकल यानी पीक ड्यूरिंग द 1980s when policy formulations of supply side economics were adopted by the British Prime Minister Margaret Thatcher during 1979-90 and by the US President Ronald Reagan during 1981 to 89. The main proponent of the component यानी of the supply side economics, proponent मतलब जिसको प्रोपगेट करने वाले, जिसको और ज्यादा बढ़ाने वाले, उसमें ने आर्थर बी लाफर, पॉल क्रेग रॉबर्ट्स एंड नॉर्मन ट्यूर।
बिफोर डिस्कसिंग द सप्लाई साइड मैक्रो इकोनॉमिक्स, पहले अपने देखो एजम्पशन, एक तो परफेक्ट कंपटीशन होना है, वेज और प्राइस दोनों फ्लेक्सिबल है, सप्लाई का जो कर्व है ना वो हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा, और इकोनॉमी इकोनॉमी बीइंग इन द स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। सप्लाई साइड हैड आर्ग्यूड दैट the real output of an economy is determined in the medium term by the supply of real factor labor and capital। दो रियल फैक्टर है, एक लेबर और दूसरा कैपिटल। लेबर के साथ में अपने किसको अटैच कर लिया, एंटरप्रेन्योरशिप को अटैच किया है, कैपिटल के साथ में हमने लैंड को अटैच किया हुआ है। बिसाइड following classical economics, the supply side had postulate लेबर सप्लाई इज कांस्टेंट इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में आप लेबर को बढ़ा नहीं सकते। इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिपेंड करेगा, और इंटरेस्ट रेट डिपेंड करेगा सप्लाई ऑफ सेविंग्स के ऊपर, और साथ में इन्वेस्टमेंट के लिए कितनी डिमांड है मार्केट में उसके ऊपर, राइट। इन द लाइन विद द क्लासिकल व्यू, द सप्लाई साइड इज एडवोकेट, मतलब वो इस चीज के लिए रिकमेंडेशन करते हैं कि द केस फॉर अ फ्री एंटरप्राइज कैपिटलिस्ट सिस्टम विद मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मतलब इन्होंने बताया कि ये जो चलेगा वो किसके अंदर चलेगा, सिर्फ कैपिटलिज्म के अंदर चलेगा, सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। अब सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स इज इन अ वे द रिसरेक्शन ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स। रिसरेक्शन यानी वापस जिंदा करना, बराबर। अब देखो सेंट्रल थीम ऑफ द सप्लाई साइड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो फैक्टर सप्लाई डिटरमाइंस आउटपुट ग्रोथ रेट। अब ये और आगे वाला इकोनॉमिक्स का जो सीखा था ना वो दोनों सेम सेम लगेगा बहुत सारे टॉपिक के अंदर। तो देखो यहाँ पे डायग्राम वैसा ही है, रियल आउटपुट आपको O/1 O/0 ये दो अलग अलग है। इसमें AS0 जो है वो तुम्हारी पहली सप्लाई का होगा, और उसके बाद में सप्लाई का अगर शिफ्ट होगा ना तो इसके बाद में आप देख सकते हो प्राइस लेवल रिड्यूस होगा। यानी यहाँ पे तो ऊपर का पॉइंट है उसको ध्यान से देखो, फैक्टर सप्लाई डिटरमाइंस आउटपुट ग्रोथ रेट, यानी कितना ग्रोथ रेट बढ़ेगा ना वो किस पे डिपेंड करेगा, फैक्टर सप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो ये जो है ना सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स आर्ग्यू दैट लिखा है ना वहां से पढ़ो, आर्ग्यू दैट आउटपुट इज डिटरमाइंड बाय फैक्टर supply and technology, both long term and medium term growth rates of output are determined by the growth in factor supply and change in the technology. According to supply side economists, given the factor supply and the state of technology, the medium term aggregate supply schedule can be represented by a vertical line as shown by the AS। यानी aggregate supply जो है वो can be represented by a vertical line and curve, vertical line AS curve in the figure as a corollary of this। corollary यानी मतलब इसके साथ में साबित करना, इसके ऊपर से कोई चीज साबित होती है उसको कोरोलरी बोला जाता है। of this, an increase in factor supply and change in technology cause a rightward shift in the aggregate supply schedule। यानी मतलब आप फैक्टर सप्लाई को इंक्रीज करोगे, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, तो सप्लाई शेड्यूल राइट साइड के ऊपर AS0 से AS1 की तरफ शिफ्ट होगा। अब इसी को अगर आगे बढ़ाए तो शुरुआत में AS और AD जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी AS0 और AD0 ए पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये मीडियम टर्म का जो आउटपुट लेवल है वो Y0 लेवल हुआ तुम्हारा, और जनरल प्राइस लो इस टाइम पे P2 होगा। लेट द फैक्टर सप्लाई नाउ इंक्रीज और टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो AS0 शिफ्ट होके AS1 की तरफ जाता है, यहाँ पे AS0 to AS0 लिखा है 1 आएगा, एंड AD कर्व रिमेनिंग द सेम। एज ए रिजल्ट द इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट्स टू बी with this shift in the AS curve, real output increases to Y1 and price P1 fall हो जाती है। This present the supply side is argument कि मीडियम टर्म का ग्रोथ रेट हम सप्लाई को इंक्रीज करके अचीव कर पाएंगे, और सप्लाई भी किसकी करनी है हमको, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, और टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना है। अब कट इन टैक्स रेट, अब देखो ये डायग्राम मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और ये जो है सप्लाई इकोनॉमिक्स में तीन चीजें करने का बोल रहा हूँ बराबर, बाकी सब छोड़ देना आपको। ये जो जितना मैंने अभी इसके अंदर दिया है ना वो बराबर, इसमें तो बहुत कट करेंगे हम, आधा हो जाएगा, 7 या तो 8 पेज का हो जाएगा ये। देखिए अभी इसमें कट इन टैक्स रेट इंक्रीजेस एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स हाइपोथेसाइज, हाइपोथेसाइज मतलब एज्यूम करते हैं दैट अ टैक्स रिडक्शन एनहांसेस पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑन लेबर एंड कैपिटल and thereby increases factor demand both labor and capital।
द इंक्रीज इन फैक्टर डिमांड गिवन द फैक्टर सप्लाई, यानी फैक्टर सप्लाई आपको ऑलरेडी पता है, आपने क्या इंक्रीज किया, फैक्टर की डिमांड को इंक्रीज किया, तो इससे फैक्टर प्राइस इंक्रीज होगी। राइज इन फैक्टर प्राइस कॉजेज इंक्रीज इन फैक्टर सप्लाई, अब फैक्टर प्राइस इंक्रीज होगी, सोचो कि लेबर को ज्यादा लेबर लेबर के वेजेस मिलेंगे, तो वो क्या करेंगे, अपनी सप्लाई इंक्रीज करेंगे ना, डिमांड एंड सप्लाई का सिंपल कैलकुलेशन है। द इंक्रीज इन फैक्टर सप्लाई शिफ्ट्स द एग्रीगेट सप्लाई कर्व राइटवर्ड, और यहाँ पे सप्लाई कर्व राइट साइड के ऊपर शिफ्ट करेगा। और द इफेक्ट ऑफ टैक्स रिडक्शन ऑन आउटपुट एज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर, देखो अभी द एग्रीगेट डिमांड कर्व इज गिवन बाय एडी, सिर्फ एक डिमांड कर्व है, क्योंकि हमको डिमांड साइड देखनी नहीं है, तो डिमांड कर्व सिर्फ एक ड्रॉ किया है एडी। एंड द वर्टिकल एएससी रिप्रेजेंट द क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व, यानी ये क्लासिक, याद रखो केन्स ने क्या साबित किया था कि जो सप्लाई कर्व है ना वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने ये बताया था कि सप्लाई कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा वर्टिकल। तो अपने अभी ये क्या करना है, एएससी यानी एग्रीगेट सप्लाई कर्व, सी यानी क्लासिकल इकोनॉमिक्स, रिप्रेजेंट द क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड ऑल्सो पोटेंशियल आउटपुट। तो यानी Y0 तुम्हारा पोटेंशियल आउटपुट है, क्योंकि ए तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। एडी और एएससी दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ए पॉइंट के ऊपर। तो ए जो है वो तुम्हारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है और Y0 तुम्हारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है। सपोज अब गवर्नमेंट इनकम टैक्स रेट को रिड्यूस करती है, एज ए रिजल्ट देयर इज इंक्रीज इन द इंसेंटिव फॉर वर्क एफर्ट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। लोग ज्यादा मेहनत करेंगे, लोग ज्यादा सेविंग्स करेंगे, क्योंकि टैक्स का पैसा जो बचेगा वो सेविंग्स में जाएगा और उसी से ज्यादा इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। कॉन्सिक्वेंटली फैक्टर सप्लाई इंक्रीजेस और एएससी वो एएस डैश सी की तरफ जाएगा, यानी राइट साइड के ऊपर शिफ्ट करेगा, बराबर। विद दिस शिफ्ट इन एएस कर्व इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू पॉइंट सी, अब नया इक्विलिब्रियम तुम्हारा सी पॉइंट के ऊपर आता है और आउटपुट जो है वो Y0 से इंक्रीज होकर Y2 के ऊपर आएगा। दस अकॉर्डिंग टू सप्लाई साइड शोज द इफेक्ट ऑफ टैक्स कट इन द ऑन द आउटपुट, यानी टैक्स कट करने से आउटपुट इंक्रीज होगा। ये तो अपने आगे भी देखा था इकोनॉमिक्स, नॉर्मल इकोनॉमिक्स के अंदर भी। However, the effect of tax cut on the output depends on the nature of AS curve। अब देखो AS कर्व के साथ, AS कर्व तुमने वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, लेकिन अगर तुम केन्स के हिसाब से जो AS कर्व है वैसा ड्रॉ करो, यानी नीचे से ऊपर जाता हुआ, जिसको AS के से आपने बताया हुआ है, तो देखो AS के अपने को ऐसा ही ड्रॉ करना है कि जिससे पहला इक्विलिब्रियम तुम्हारा ए के ऊपर आ जाए। एस के जो है ना वो वैसा ही ड्रॉ करना है कि आपका इक्विलिब्रियम कहाँ पे आए, एग्जैक्टली वही जगह पे आए। याद रखो ये डायग्राम देखने से ऐसा लगता है कि काफी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सिंपल है। पहले तुमने क्या सीखा बताना, उसके अंदर ए सी और ए एस डैश सी, बराबर, और ए से सी की तरफ आपको खाली इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है वो बताना है। अब यहाँ पे जब एस के ना वो टोटली डिफरेंट है, पहले एस के और तुम्हारा एडी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए पॉइंट के ऊपर, तुम्हारा आउटपुट लेवल तो पहले वैसा ही रखना है, केन्स के अंदर भी, केन्स की थियरी के मुताबिक भी वैसा ही रखना। अब केन्स के हिसाब से याद रखो, जब भी सप्लाई शिफ्ट होगी तो सप्लाई राइट साइड पे आएगी। अब राइट साइड पे आएगी तो नया एस के कर्व मिलेगा आपको, ए एस डैश के। अब ये राइट साइड के ऊपर शिफ्ट करेगा, तो इससे फायदा क्या होगा कि इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट होगा बी पॉइंट के ऊपर, तो इससे भी तुम्हारा आउटपुट Y1 जितना इंक्रीज होगा। यानी Y0 Y1 तुम्हारा आउटपुट के अंदर क्या होगा, मोडेस्ट इंक्रीज, यानी कम इंक्रीज होता है। यानी केन्स के हिसाब से भी अगर देखो या क्लासिकल इकोनॉमिक्स के हिसाब से भी देखो, दोनों तरफ से आपको यह साबित होता है कि जब जब भी टैक्स कट किया गया तब तब हमको क्या मिलेगा, ग्रोथ रेट मिलेगा और आउटपुट इंक्रीज होगा, और रियल आउटपुट इसके अंदर इंक्रीज होगा। समझ में आया? ओके। अब लाफर का इफेक्ट, टैक्स रेवेन्यू डिटरमाइंस द टैक्स, नहीं, टैक्स रेट डिटरमाइंस द टैक्स रेवेन्यू, द लाफर कर्व, वैसा ही लाफर कर्व है जो अपने परसों देखा था। ड्यूरिंग द केनेशियन एरा most countries had adopted a taxation policy of increasing tax rate aimed mainly at raising revenue for public investment. However, neither the policymakers nor the economists were sure about the relationship between tax rate and tax revenue। किसी को पता नहीं था, लेकिन आर्थर बी लाफर ने सबसे पहले इसको एक लाफर कर्व से क्या किया, उसने एक्सप्रेस किया। द लाफर कर्व सजेस्ट रेजिंग द टैक्स रेट, अगर मैं टैक्स रेट को रेज करूंगा तो टैक्स रेवेन्यू इनिशियली इंक्रीज होगा, पीक लेवल पे पहुंचेगा, उसके बाद में वो डिक्लाइन करना स्टार्ट करेगा। बिकॉज लोग एक लेवल के टैक्स रेट तक टैक्स भरने के अंदर बराबर समझेंगे, लेकिन उसके बाद में वो क्या करेंगे, उनके लिए ज्यादा कमाना मतलब गवर्नमेंट को दे देना, तो ज्यादा एफर्ट नहीं करेंगे,
ज्यादा एफर्ट नहीं करेंगे तो मतलब टैक्स का रेवेन्यू धीमे धीमे कम होता जाएगा, और टैक्स रेट बढ़ेगा तो टैक्स रेवेन्यू कम। तो याद रखना है 0 से 100 तक अपने रेंज लेनी है। 0 के ऊपर भी टैक्स रेवेन्यू 0 है, 0 टैक्स का मतलब कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ फ्री है। तो इसके बाद 100% टैक्स के ऊपर लोग कोई कमाएंगे नहीं, क्योंकि 100 अगर अपने को किसको दे देना है, गवर्नमेंट को दे देना है, तो कौन कमाने के लिए मेहनत करेगा, राइट। तो इसीलिए ये इस तरह से आपको इन्वर्टेड यू शेप के अंदर आपको ड्रॉ करना है, जिसमें HM जो है ना वो पीक लेवल है, H जो है वो तुम्हारा बेस्ट लेवल ऑफ टैक्स रेट है। The Laffer curve is regarded as a very important contribution of the supply side economics, as it expresses a very important policy implication. The Laffer curve, the curve suggests that taxation should be only moderately high, so high that its revenue elasticity is approximately equal to 1. रेवेन्यू इलास्टिसिटी मतलब दोनों इक्वल हो जाए, जितना टैक्स बढ़ाते उतने रेवेन्यू भी बढ़ते हैं। Raising the tax rate beyond this point not only begins to yield revenue at a lower rate but also works as a disincentive, यानी लोग काम करना ही ऐसा गलत समझेंगे। Disincentive for saving investment and work effort, proving disastrous for the economy. Disastrous यानी पूरी इकोनॉमी को खत्म कर देगा ये। The Laffer curve was initially drawn in reference to the US economy during 1970s. Laffer and the staunch new classical economy, staunch यानी rigid बोलते हो इसको, जिद्दी बोले ना उसको staunch, जो अपनी बात को मनवाए ने ऐसे लोगों को स्टॉन्च बिलीवर बोला जाता है। स्टॉन्च न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट यूएस टैक्सेशन ऑफ द टाइम had increased beyond the point H in the figure. However, many other economists, including moderate new classical economists, believe that the US taxation rate had not gone beyond the point H. Thus, the empirical evidence in this regard is not conclusive. Empirical यानी मतलब statistical evidence. तुम्हारे पास जो डेटा है ना, उस डेटा के ऊपर से तुम कोई चीज अगर साबित करते हो तो वो एम्पिरिकल एविडेंस हुआ। लेकिन एम्पिरिकल एविडेंस ये बता रहा है कि कुछ लोगों ने माना कि ये जो हाईएस्ट टैक्स रेट है अभी यूएस के अंदर जो है वो उस टाइम का 1970s का, और कुछ लोगों ने माना कि अभी तक वो नहीं पहुंचा है ऐसा। क्रिटिकल एवोल्यूशन, द सप्लाई साइड, द सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स controversial economic theory is debated for its potential benefit and drawbacks. While tax cuts are supported, critics argue that proponents overstep the advantage and ignore negative impact. ये ने 2 पैराग्राफ थे, इसको खाली 3 लाइन में कवर किया। यानी मतलब कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि उसके बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है, लेकिन उस एडवांटेज को लोगों ने बोला कि ये तो ओवर स्टेटेड एडवांटेजेस है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स यहाँ पे नीचे बताए गए। मॉडरेट सप्लाई साइड इफेक्ट, क्रिटिसिज्म जिसको बोले। If one goes by the US experience, tax cut brings about a moderate effect on output and employment, but not as much as suggested by the supply siders. Tax cuts do not necessarily guarantee that people will work for more hours. प्रजा अगर बेकार हो तो कितना भी टैक्स कट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Instead, people find it easier to maintain their consumption expenditure. लोगों का टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा तो लोग उल्टा काम करना कम करेंगे। With less hours of work, most of the statistical evidence suggests that it is unrealistic to expect tax reduction to lead to substantial increase in either labor side supply और household saving. यानी इससे ना लेबर सप्लाई इंक्रीज होगा ना हाउस होल्ड सेविंग्स इंक्रीज होगा, ऐसी कोई इम्पैक्ट अपने समझ में नहीं आती है। Therefore, the effect of tax cut on supply side is only moderate, यानी बहुत बारीक है, बहुत कम है। Effect of tax cut on aggregate demand ignored. अब यहाँ पे सप्लाई साइड ने इग्नोर किया पूरे डिमांड साइड को। Either ignored or underestimated the effect of a tax cut on the aggregate demand, whereas it does affect aggregate demand in a substantial way. A cut in personal income tax rate induces household to spend more on consumption. अब ज्यादा डिमांड करेंगे वो लोग, क्योंकि अगर टैक्स रेट कट हुआ तो तुम्हारे पास पैसा ज्यादा बचेगा, ज्यादा पैसा मतलब अब ज्यादा खर्चा करोगे। तो अब इससे होता क्या है, मोर ऑन कंजम्पशन एंड कट इन बिजनेस टैक्स एनकरेजेस इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। इन बोथ द केसेस यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है और एडी का भी शिफ्ट होता है। लेकिन हमने तीनों तीन ऊपर वाले डायग्राम में क्या देखा, एडी तो सेम है, उसको हमने चेंज नहीं किया। द सपोर्टर्स ऑफ द सप्लाई साइड इकोनॉमीज आर्ग्यूड दैट अ कट इन टैक्स रेट रिड्यूसेस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड देयरबाय द एग्रीगेट डिमांड। अब अगर कट हुआ टैक्स रेट के अंदर तो सरकार की इनकम कम हो जाएगी, गवर्नमेंट के पास पैसा ही नहीं तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहाँ से करेगी। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं करेगी तो डिमांड कम हो जाएगी।
However, especially in the US, the reduction in government spending was much smaller than the tax rate. This is what generally happens in most other countries because it is neither practically feasible nor economically desirable to cut government spending as much as the tax rate. याद रखो, जितना टैक्स रेट कम होता है ना, उतना गवर्नमेंट का स्पेंडिंग कम नहीं होगा। गवर्नमेंट लास्ट में क्या करेगी? डेफिसिट फाइनेंसिंग करके भी अपना खर्चा तो पूरा कर लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को जहां जहां डेवलपमेंट करना है वहां तो डेवलपमेंट उसको करना ही पड़ेगा। तो इसलिए उसको खर्चा तो करना पड़ेगा, वो अपना स्पेंडिंग इतना नहीं कम कर सकती जितना उसकी इनकम कम होती है। Limited effect on inflation. Supply siders had also suggested the policies for confronting inflation, but their policy measures have been found to have had a small effect on inflation. Instead, a policy measure like tax cut may even create inflationary conditions, as was experienced by Britain during the mid 1970s. यानी अगर इन्फ्लेशन की बात करो तो इन्फ्लेशन पॉलिसी कितनी भी करो, इन्फ्लेशन तो कोई चेंज नहीं हो रहा था 1970s के अंदर। तो ये ब्रिटेन का एग्जाम्पल इससे साबित होता है कि इसकी इफेक्ट इन्फ्लेशन के ऊपर कम है। एडवर्स इफेक्ट ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। सप्लाई साइड पॉलिसी measures have been found to have enhanced income inequality. The reason is that most supply side measures like tax cut benefit the rich sections of the society more than the poor section, क्योंकि पुअर तो टैक्स भरता ही नहीं है, गरीब टैक्स भरता नहीं है, तो टैक्स का तो उसको कोई फायदा भी नहीं देगा, कोई नुकसान भी नहीं करेगा। लेकिन अगर हम बात करें रिच लोगों की, तो वो टैक्स भरते तो उनको ज्यादा फायदा होगा इसके अंदर। एज ए रिजल्ट सप्लाई साइड पॉलिसीज टेंड टू इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटीज। इससे क्या, गरीब की कोई हालत में कंडीशन नहीं इंप्रूव होगी, लेकिन उल्टा पैसे वालों के पास पैसा और ज्यादा बचेगा। फॉल इन टैक्स रेवेन्यू। मोस्ट सप्लाई साइड पॉलिसी मेजर्स रिलेटेड टैक्स कट of one kind or another. This leads to loss of revenue and finally to budgetary deficits. Although Arthur Laffer, a staunch supply sider, defended the tax cut by arguing that cutting tax rate increases tax revenue, a vast majority of economists have found this claim to be implausible, यानी doubtful. राइट, ये जो है ना, उसने ऐसा बताया कि टैक्स रेट कट करने से टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन चोरी करने वाले तो चोरी करेंगे, तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ने का इतना ज्यादा चांस अपने को नहीं लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो आर्ग्यूमेंट्स थी वो आर्ग्यूमेंट्स इतनी ज्यादा साबित नहीं हुई है। अब ये थर्ड चैप्टर में दूसरा पार्ट है इसके अंदर, जिसमें फाउंडेशन ऑफ न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो पहला लिखा है रेशनल एक्सपेक्टेशन। रेशनल का मतलब समझदारी, तो समझदारी से कोई भी एक्सपेक्टेशन रखो। द न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बिल्ट ऑन द थियरी ऑफ रेशनल एक्सपेक्टेशन डेवलप्ड बाय जॉन एफ मथ and on some radical assumptions made by the new classical macroeconomists. The theory of rational expectation forms the foundation of new classical macroeconomics according to radicalist. रेडिकलिस्ट का मतलब जो पहली चीज को, पुरानी चीज को बॉटम टू टॉप पूरा चेंज करने के लिए बात करे, उसको रेडिकलिस्ट बोला जाता है। Rational expectations are those expectations which are formed by an efficient use of all available past and present relevant information and anticipated event. अब एग्जांपल देता हूं, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बनानी है, और जो भी तुम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हो वो इंफॉर्मेशन उसके बेस के ऊपर कोई डिसीजन मेकिंग अगर तुम करो तो वो रेशनल हुआ। एक्सपेक्ट कर रहे अपने फ्यूचर को, लेकिन पास्ट और प्रेजेंट की इंफॉर्मेशन जो है ना उसकी के बेस के ऊपर करेंगे, मतलब कोई ख्याली पुलाव नहीं बनाने के, उसको अपने क्या बोलेंगे, रेशनल एक्सपेक्टेशन बोलेंगे। पहले बेसिक उसका। अब द रेडिकलिस्ट क्लेम दैट देयर अप्रोच द फॉर्मेशन ऑफ रेशनल एक्सपेक्टेशन, उसके दो अलग अलग फीचर्स है। इट डज नॉट इन्वॉल्व सिस्टमेटिक एरर्स, कोई सिस्टम एरर्स उसके अंदर नहीं होगी, और ये फॉरवर्ड लुकिंग है। रेशनल एक्सपेक्टेशन हाउएवर डज नॉट मीन एरर फ्री एक्सपेक्टेशन। इसका मतलब ये नहीं कि गलतियां होगी नहीं, it simply means that economic decision makers, households, firms and labor use the available information intelligently and efficiently and their predictions do not involve a systematic error. मतलब जो इंफॉर्मेशन तुम यूज कर रहे हो वो सारी इंफॉर्मेशन परफेक्ट है और उसी के बेस के ऊपर इंटेलिजेंटली सारे डिसीजंस ले जाते हैं, इसलिए वो सारे डिसीजंस तुम्हारे लिए काफी जरूरी और काफी
टू द पॉइंट होंगे, लेकिन इसका मतलब कभी ये नहीं होता कि वो कभी भी गलतियां करेंगे नहीं। आप इसके अंदर गलतियां इसके अंदर भी हो सकती है। फिर उसके बाद द फाउंडेशन ऑफ न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन टू एजम्पशन। प्राइसेस एंड वेजेस आर फ्लेक्सिबल। दो चीजों को फ्लेक्सिबल माना है, प्राइस और वेजेस को। ये बेसिक क्लासिकल एजम्पशन है। और परफेक्ट नॉलेज यानी मतलब इकोनॉमिक एजेंट्स यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और लेबर possess all the information they need to make their expectation and use them intelligently, इसको अपने रेडिकल एजम्पशन बोलते हैं। यानी जो भी यूज करेंगे, पहला पुराना एजम्पशन तो ये अपने जानते थे कि प्राइसेस और वेजेस जो है वो क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने भी माना कि वो फ्लेक्सिबल यानी बदलते रहते हैं, और इन्होंने भी ये माना। लेकिन साथ में जो रेडिकल वाला एजम्पशन है वो कौन सा है, कि जितने भी इकोनॉमिक एजेंट्स है, इकोनॉमिक एजेंट्स यानी इकोनॉमी में काम करने वाले लोग या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, लेबर, सबके पास पूरी इंफॉर्मेशन है, और वो एक्सपेक्टेशन इस इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर करते हैं। अब न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो उसके मेन कंक्लूजंस, द रेडिकलिस्ट अराइव एट द फॉलोइंग थ्री मेन कंक्लूजन। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज डू नॉट मैटर। अब सवाल, मॉनेटरी पॉलिसी यानी सप्लाई ऑफ मनी को रेगुलेट करने की पॉलिसी, उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। दूसरा, फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट की टैक्स को कितना चार्ज करना है और एक्सपेंडिचर कहाँ करना है, उसकी पॉलिसी को अपने फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज वॉलंटरी। अनएम्प्लॉयमेंट जितना भी है वो सब कैसा है, वॉलंटरी। वॉलंटरी यानी जो लोगों को काम नहीं करना है वही काम के बिना बैठे हैं, लेकिन जिनको काम चाहिए उनको काम मिल जाता है। कंपलसरी अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या, आप काम करना चाहते हो, आपको प्रिवेलिंग वेज रेट एप्लीकेबल जितने भी होते हैं उसको आप मंजूर भी करते हो, लेकिन फिर भी आपके पास काम नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपलसरी अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट आप चला लोगे, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अपनी मर्जी से कोई अगर बेरोजगार है, स्वैच्छिक बेरोजगारी क्यों है। देयर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या, बैलेंस, इक्विलिब्रियम, इन दोनों के बीच में है ही नहीं। यानी अपने ने ये सब केनेशियन इकोनॉमी में देखा था, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट मानते थे केनेशियन इकोनॉमिक्स में, लेकिन सप्लाई साइड के बाद और जो नया जो न्यू क्लासिकल की बात करें ना, उसके अंदर अपने ये देख सकते हैं कि यार रेडिकलिस्ट ने मना किया कि ये तीनों चीजें हो ही नहीं सकती। दिस कंक्लूजन फॉर्म द बेसिस फॉर ऑफ देयर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, रीजनिंग मतलब इसके पीछे का तर्क जिसको बोला जाता है, दिमाग जो है वो ये बताया गया कि मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज डू नॉट अफेक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। The radicalists reject the basic Keynesian and monetarist view that a systematic fiscal or monetary change influences the aggregate demand and therefore real variables output and employment। यानी दो रियल वेरिएबल्स हैं, ध्यान देना। रियल वेरिएबल्स का मतलब जो सही में मार्केट में आप चेंज करना चाहते हो वो रियल वेरिएबल्स, यानी आउटपुट यानी ग्रोथ रेट जिसके बेस के ऊपर डिपेंड करता है, और एम्प्लॉयमेंट वो भी ग्रोथ रेट के बेस के ऊपर डिपेंड करता है, बराबर। The radicalists argue that the real variables, output and employment, are insensitive to the changes in aggregate demand. Therefore, fiscal and monetary policies do not affect output and employment. We will, however, confine our conclusion to the application of monetary policy for analytical brevity. ब्रीविटी का जो मतलब है ना वो होता है तुम्हारा कंक्लूजन, एनालिटिकल कंसीजन, कंसीजन या कंक्लूजन बोलो, और ज्यादा सिंपल वर्ड में इसका ब्रीफनेस लिख सकते हैं इसकी जगह पे, राइट। द रेडिकलिस्ट प्रपोजिशन दैट मॉनेटरी पॉलिसीज डू नॉट मैटर, यहाँ पे आप देख सकते हो बाय फिगर्स 20.8 and 20.9 by juxtaposition of the Keynesian and monetary views। यानी उन दोनों को एक पोजीशन पे लाके, juxtaposition का मतलब क्या, एक पोजीशन पे लाके, एक दूसरे की पोजीशन पे लाके। Figure 20.8 present the equilibrium output and employment in the new classical system, and figure 20.9 F लिखना है वहां पे, illustrate the new classical augments। In fact, figure 20.8 provides the basis for
फर्दर एनालिसिस ऑफ द न्यू क्लासिकल मॉडल। देखो यहाँ पे पैनल ए ऑफ फिगर 20.8 यानी ए साइड देखो, इस साइड पे यानी लेफ्ट साइड पे देखो आप, ऑफ फिगर 20.8 प्रेजेंट्स द न्यू क्लासिकल एग्रीगेट डिमांड एडीएनसी। क्लासिकल डिमांड देखो क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन जो बताई गई है वो क्लासिकल डिमांड एडीएनसी है। और जो एएसएनसी है वो तुम्हारे एग्रीगेट सप्लाई कर, ये दोनों y0 के ऊपर इक्विलिब्रियम जनरल इक्विलिब्रियम शो करता है और प्राइस लेवल इस वक्त कितना है, p0 है। आप अपने राइट साइड पे जाए तो राइट साइड के ऊपर आपके पास NDP0 लिखा है, तो वो जो है वो क्लासिकल लेबर डिमांड कर्व है। याद रखो लेबर डिमांड कर्व आपको है ना कॉनकेव टू ओरिजिन दिखेगा, कॉनकेव यानी अंदर की तरफ मुड़ा हुआ दिखेगा, राइट। एंड जो NSNC है वो न्यू क्लासिकल सप्लाई लेबर सप्लाई को वो है ने नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, और याद रखो वो इंक्रीजिंग टेंडेंसी बताता है, मतलब उसका स्लोप कैसा है, नीचे से ऊपर इस तरह से कि इंक्रीज हो रहा, इंक्रीजिंग टेंडेंसी। द लेबर मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम एट एम्प्लॉयमेंट लेवल N0। यहाँ पे लेबर मार्केट N0 के ऊपर और वेज रेट W0 के ऊपर। In order to comprehend the radicalist view on the monetary policy, let us first look at the Keynesian and monetarist view on the employment effect of the change in money stock in the radicalist model. Suppose that the initial new aggregate demand and supply curve are given as ADNCO and ASNCO respectively in panel A of figure 20 point। देखो ये उसके बाद वाला डायग्राम ध्यान से देखो, बराबर है। इसके बाद वाला नीचे दूसरे पेज के ऊपर डायग्राम है, इसके अंदर आप देख सकते हो ADNCO और ADNC1। C1 क्या है, नया डिमांड कर्व है। इसी तरह से ASNCO पुराना सप्लाई कर्व है, लेकिन अपने सप्लाई को अगर रिड्यूस करें तो ASNC1 आता है, रिड्यूस करेंगे तो लेफ्ट साइड पे जाएगा, राइट। अब देखें यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सी जगह पे शो किया गया हुआ है, E0 के ऊपर आपको शो किया गया है। The equilibrium point E0 shows the determination of equilibrium level of output at Y0 and price level P0. At point E0, the actual output and employment are the same as rational expectation. देखो यहाँ पे E0 के ऊपर जो रैशनल आउटपुट है वो कैसा लग रहा है आपको, देख सकते हो दो अलग अलग पॉइंट है, P0 और E0 के ऊपर एक्चुअल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट दोनों अलग अलग जगह पे, ध्यान देना। तो Y0 डायग्राम देखो आप, Y0 दिख रहा है पहले ए वाले पैनल में, और बी यानी राइट साइड वाले पैनल में आपको N0 दिख रहा है। ये एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए, P0 और W0 स्ट्रेट आना चाहिए, बराबर है। और इसी तरह से Y0 और N0 जो है उसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए। जब भी ड्रॉ करें ये बात को ध्यान में रखें। Let us now look at the effect of the fully anticipated change in money supply on the level of output and employment. The effect of change in money supply वो आपको 20.9 के अंदर बताया गया है। Suppose that anticipated money supply so increases that the aggregate demand का ADNCO शिफ्ट होके कहाँ पे आता है, मैंने बताया राइट साइड के ऊपर शिफ्ट होके ADNC1 के ऊपर आता है। जैसे यहाँ पे बताया गया आपको ADNC1 के ऊपर आता है। Since the aggregate supply curve ASNCO remains unaffected in the short run, शॉर्ट रन के अंदर ये कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये पोस्टुलेटेड यानी एज्यूम किया है। पोस्टुलेटेड का मतलब क्या, ये एज्यूम किया गया है इन द केनेशियन एंड मोनेटरिस्ट मॉडल द इक्विलिब्रियम पॉइंट E0 शिफ्ट टू E1। तो नया इक्विलिब्रियम E0 से E1 की तरफ आएगा। ये शॉर्ट रन की बात है। शॉर्ट रन में खाली डिमांड को चेंज हो रहा है, यानी ADNCO से ADNC1 की तरफ अपने जाते हैं, राइट। और उसके कारण ASNCO अगर सेम रहेगा तो E0 से अपने E1 की तरफ आएंगे। तो नया डिमांड को तुम्हारा कहाँ पे, सॉरी नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा, E1 के ऊपर। अब इसके कारण प्राइस बढ़ती है P0 से P1 और आउटपुट बढ़ता है Y0 से Y1। समझे शिफ्ट कैसे है, ADNCO से ADNC1, राइट साइड के ऊपर डिमांड इंक्रीज होती है इसलिए डिमांड कब शिफ्ट हो रहा है। उसके सामने आप देख रहे हो कि सप्लाई कब तुम्हारा ASNCO सेम सेम टू सेम रहेगा, तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम जो पहले E0 था वो इंक्रीज होके कहाँ पे आ जाएगा, E1 के ऊपर। यहाँ पे तुम्हारी प्राइस चेंज होती है P0 से P1 और सप्लाई तुम्हारी सॉरी आउटपुट तुम्हारा चेंज होता है Y0 से Y1, राइट। विद द राइज इन प्राइसेस द डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेस। और यहाँ पे इसी तरह से लेबर की डिमांड जब इंक्रीज होगी ना तो नेक्स्ट डायग्राम इसके बाजू वाला डायग्राम देखो, यानी राइट साइड वाला डायग्राम आप देखो, उसके अंदर NDP और शिफ्ट होके NDP1 के ऊपर आएगा।
जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हो वो इन पैनल बी ऑफ फिगर 20.9, since the Keynesian and monetarist model, the labor supply curve and the NSNCO remains unaffected in the short run, employment will increase from N0 to N1. खाली इतना ही employment increase हुआ है. Thus, according to Keynesian and monetarist and expansionary monetary policy affects the aggregate demand and thereby increases output and employment in the short run. अब ये क्या था, पूरा का पूरा देखो. अगर मैं आपको ये चीज आपको समझाऊं नहीं तो ध्यान देना. Radicalists view The radicalists reject the Keynesian and monetarist proposition. They argue that output and employment are insensitive to the change in aggregate demand in the short run. They question the basis of the Keynesian and monetarist assumption that labor supply curve remains fixed in the short run. आपने क्या सपोज किया है कि सप्लाई कर्व चेंज नहीं होता. देखो दोनों डायग्राम में लेफ्ट साइड वाले भी और राइट साइड वाले के अंदर भी हमने ये सपोज किया कि खाली डिमांड चेंज हुई है, सप्लाई चेंज नहीं हुई है. Therefore, हमने यहाँ देखा इन देयर ओपिनियन विद रैशनल एक्सपेक्टेशन द राइज इन मनी सप्लाई इज वेल एंटिसिपेटेड. देयरफॉर राइज इन मनी वेज इज वेल एंटिसिपेटेड. यानी जब मनी सप्लाई बढ़ेगी, एक सीधी सी बात है, आउटपुट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा तो नॉर्मली लोग ज्यादा खरीदेंगे और यहाँ पे वेज रेट भी इंक्रीज होंगे क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ना है. यानी मतलब क्या हुआ, वेज रेट भी इंक्रीज होगा. Hence, fall in real wages due to increase in prices is also well anticipated. अब ये भी anticipated, यानी मतलब assume करो कि अगर आप डिमांड मार्केट में ज्यादा बढ़ा रहे हो, आउटपुट बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है, तो सब चीजों की प्राइस इंक्रीज होगी क्योंकि यहाँ पे आपने देखा P0 से प्राइस इंक्रीज होकर P1 पे आ जाती है. तो अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो तुम्हारा परचेसिंग पावर डिक्लाइन हो जाएगा, आप इतनी ज्यादा खरीदारी नहीं कर पाओगे. तो इसका मतलब रियल वेजेस कम हो जाएंगे. भले तुम्हारा पगार बढ़ता है लेकिन उतने पगार से पहले से ज्यादा चीजें नहीं खरीद पाओगे, उल्टा कम चीजें खरीद पाओगे. तो इसको बोला जाता है कि रियल वेजेस है ना वो डाउन हो जाते हैं. समझ में बात आई. सीक्वेंस देखो, प्राइसेस इंक्रीज होना, प्राइस इंक्रीज होने के कारण क्या होता है, परचेसिंग पावर कम हो जाता है. भले चाहे वेजेस इंक्रीज क्यों ना होते हो लेकिन फिर भी प्राइस के इंक्रीज होने के कारण तुम्हारे रियल वेजेस कम हो जाते हैं. जो उसका परचेसिंग पावर होना चाहिए, खरीदने की ताकत, वो कम हो जाती है. तो ये रेडिकलिस्ट व्यू है. With the anticipated fall in wage rate, labor supply will decrease. और यहाँ पे अब लेबर सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि अब क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है कि तुमको लगता तो एक पगार बढ़ गई लेकिन उस पगार से चीजें कम आ रही है घर में. जितनी खरीदारी होनी चाहिए उतनी खरीदारी अब तुम कर नहीं पा रहे हो क्योंकि प्राइसेस बढ़ चुकी है. इसकी वजह से तो अब लेबर सप्लाई कम हो जाएगी. अब लेबर सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, शॉर्ट रन के अंदर दो नए कब एग्जिस्टेंस में आएंगे. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे दो नए कव, यानी लेबर सप्लाई कम होने से यहाँ पे इस तरह से एक दूसरा कव एग्जिस्टेंस में आएगा और ये दूसरा कव एग्जिस्टेंस में आएगा. अब ये नया कव जब एग्जिस्टेंस में आएगा तो ये तुम्हारे नए डिमांड कव कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, E2 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा. अब यहाँ पे जब इंटरसेक्ट करेगा तो आउटपुट कहाँ से चेंज होगा, आउटपुट तो सेम रहा. पर यहाँ पे डबल इफेक्ट हो गई. क्या डिफेक्ट हो गई, तुम्हारी प्राइसेस एक्सोर्बिटेंटली बढ़ गई. पहले P0 दिया, P1 और उसके भी ऊपर P2 प्राइस हो जाती. यानी तुम करना क्या चाहते थे कि आउटपुट इंक्रीज हो, वो करना चाहते थे, लेकिन लेबर सप्लाई के डिक्रीज होने के कारण प्राइसेस और ज्यादा इंक्रीज हो गई. बराबर है. तो यहाँ पे सप्लाई डिक्रीज होने के कारण, अभी सप्लाई की बात करें, लेबर सप्लाई की नहीं, खाली सप्लाई की बात करें. देखिए तो ये डायग्राम में आप देख सकते हो कि E0 से E1 गए और वापिस E2 के ऊपर आ जाते. मतलब जितना भी तुमने सोचा कि डिमांड के ऊपर ये इफेक्ट आनी चाहिए, डिमांड के चेंज होने के कारण ये इफेक्ट आनी चाहिए आउटपुट के ऊपर, वो नहीं आती है. मतलब तुम कुछ भी चेंज करो फर्क नहीं पड़ता. किसका, मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने फिजिकल पॉलिसी यहाँ पे चेंज होना देखना ही नहीं है. क्योंकि आगे अपने स्टार्टिंग में मैंने बताया था, इसके अंदर लिखा भी है कि मॉनेटरी पॉलिसी खाली अपने देखेंगे, फिजिकल पॉलिसी अपने देखनी नहीं. तो यहाँ पे लेफ्ट फर्स्ट शिफ्ट करेगा. इट इज इन फैक्ट दिस शिफ्ट इन द लेबर सप्लाई कर्व व्हिच मेक्स द डिफरेंस बिटवीन केनेशियन मॉनेटरिस्ट एंड न्यू क्लासिकल कंक्लूजन. अब यहाँ पे ये जो आपने पैनल देखी, उस पैनल के अंदर 20.9 के अंदर वही चीज आपको बताई गई है. देखो डी पैनल के ऊपर जो मैंने बोर्ड पे आपको बताया वैसा ही. अब यहाँ पे आप देखो W2 के ऊपर अपने जाना है तो इसके लिए भी अपने क्या करेंगे, सेम ये नया जो सप्लाई का है वो नया जिस इसके अंदर अपने डेवलप करेंगे. जब ये नया सप्लाई का, ये जो अभी मैं ऑलरेडी मैं ड्रॉ कर चुका हूँ, सॉरी,
तो आप ये देख सकते हो तुम कि इसकी इफेक्ट है नलीफाई हो जाएगी। आप जब नोटबुक के अंदर ड्रॉ करोगे डायग्राम थोड़ा ज्यादा परफेक्टली बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कर्व्स जो है वो कर्व्स आपको बनाने के लिए टेक्निक में आपको बताऊंगा जब मैं इसकी प्रैक्टिस डायग्राम भी कराऊंगा तब। तो यहाँ पे आपको इस तरह से ड्रॉ करना है ये दूसरा वाला कर्व, कि जिससे ये और ये दोनों एक लाइन में आए और ये वापिस वहीं पे आए। बराबर है, देखो ऊपर आप बी के अंदर बी पैनल में यानी राइट साइड के ऊपर आप देख सकते हो कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट वैसे के वैसे N0 के ऊपर अपने को रखना है। जब ड्रॉ करेंगे दूसरा सप्लाई को, तो हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि एग्जैक्टली N0 के ऊपर ऊपर जाए। और ड्रॉ करने की टेक्निक भी मैं आपको बताऊंगा। तो मतलब ये हुआ कि हमने ऐसा सोचा, ध्यान देना, कि सिर्फ डिमांड कि ये इतना सब पढ़ा तो उसका मतलब क्या। तो मैं आपको आपकी लैंग्वेज में एकदम सिंपली समझा देता हूँ। देखो सबसे पहली बात, मॉनेटरीज और केनेशियन व्यू पॉइंट क्या है कि शॉर्ट रन के अंदर खाली डिमांड चेंज होती है, सप्लाई चेंज नहीं होती। पहली बात, बराबर। दूसरी बात, हमने डिमांड कर्व को चेंज किया, डिमांड कर्व कौन सी जगह पे गया, राइट साइड पे शिफ्ट करता है। डिमांड कर्व के शिफ्ट होने के कारण क्या होता है कि अपने सप्लाई कर्व को अगर सेम रखेंगे, डिमांड चेंज हुई तो E0 से तुम्हारा इक्विलिब्रियम E1 के ऊपर आया। आउटपुट इंक्रीज हुआ Y0 से Y1, लेकिन उसके सामने प्राइस इंक्रीज हुई P0 से P1। ये कौन सी साइड हुई, आउटपुट साइड हुई। एग्जैक्टली सेम साइड कहाँ पे अपने देखेंगे कि आउटपुट बढ़ने से अब क्या होगा, लेबर की डिमांड बढ़ेगी। लेबर की डिमांड तुमने राइट साइड वाले डायग्राम में देखी, तो डॉटेड लाइन जो आपने देखी है, जो डॉटेड लाइन, वो डॉटेड लाइन के अंदर आपने ये दिखाना है कि लेबर की सप्लाई इंक्रीज हुई। बराबर है, सॉरी, लेबर की डिमांड इंक्रीज, नॉट सप्लाई, लेबर की डिमांड इंक्रीज हुई। अब डिमांड इंक्रीज हुई लेबर की, तो उसके बाद हमने क्या देखा कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ा N0 से N1, और साथ में वेजिस भी W0 से W1 बढ़े। ये किसका व्यू पॉइंट है, मॉनेटरीज और केनेशियन व्यू पॉइंट है। क्योंकि उसके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट बात एक, कौन सी बात, कि सप्लाई चेंज नहीं होती शॉर्ट रन के अंदर। अब रेडिकलिस्ट व्यू क्या है कि सप्लाई चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, क्योंकि शॉर्ट रन के अंदर भी अगर आप देखो, तो अगर आप आउटपुट इंक्रीज करते हो और लोगों के पास इनकम ज्यादा जाती है, तो लोगों के पास परचेसिंग पावर बढ़ेगा। ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मतलब ज्यादा परचेसिंग पावर, ज्यादा परचेसिंग पावर, तो इसके कारण क्या होता है, लोग ज्यादा खरीदने जाएंगे। अब लोग ज्यादा खरीदने जाएंगे लेकिन चीजों की प्राइस इंक्रीज हो रही है। अब इंक्रीज हो रही है तो जो वेजिस उनके हाथ में आते हैं, जो मनी वेजिस, वो मनी वेजिस की कीमत नहीं रहेगी। और अगर कीमत नहीं रहेगी तो मतलब रियल वेजिस डाउन हो जाएंगे। अब रियल वेजिस डाउन हो जाएंगे तो लेबरर्स अब काम करने के लिए तैयार नहीं, तो लेबर सप्लाई अपनी कम कर देंगे, कम करेंगे तो इसलिए सप्लाई का कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जो आपको बी डायग्राम में यानी मतलब राइट साइड वाले डायग्राम में यहाँ पे जो मैंने बोर्ड पे आपको बताया वो, राइट। तो ये पूरा सीक्वेंस हुआ। तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में आपने क्या देखा कि जैसे ही आप सप्लाई कर्व को चेंज करते हो ने, तो आउटपुट के ऊपर आने वाली जो इफेक्ट केनेशन और मॉनेटरी इकोनॉमिक्स ने बताई थी वो इफेक्ट जीरो हो जाती। मतलब मैं अगर मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज भी करता हूँ, सप्लाई ऑफ मनी को चेंज भी करता हूँ, तो उसके कारण आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ती नहीं है। ये पहला तो, राइट। अब इसके बाद देखें, अनएम्प्लॉयमेंट इज वॉलंटरी नॉट इनवॉलंटरी। यानी जो लोग भी अनएम्प्लॉयड रहते हैं वो अपनी मर्जी से, इन यानी इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं है, मतलब कंपलसरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। केनेशियन व्यू के हिसाब से मेजर पार्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग रिसेशन इज इनवॉलंटरी। ऑन द कॉन्ट्ररी, द न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट there is nothing like involuntary unemployment because the market for labor is always cleared. The radicalists insist that the phrase involuntary unemployment be discarded in all serious thinking about the actual options unemployed people are faced with. In their view, unemployment, if any, especially of non-frictional nature, is mostly voluntary. याद रखो जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड है ना, सब अपनी मर्जी से जो, अगर आपको काम करना है तो आपको कहीं ना कहीं पे काम मिल जाएगा, लेकिन आपके नखरे होने के कारण आपको काम नहीं मिलता। कहने का मतलब जो आपको आपकी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, बराबर ध्यान से समझो, कि मुझे काम मिल रहा है पर मुझे बोलते हैं कि आपको ये ना काम करना है तो आपको ये ना मजदूरी का काम करना पड़ेगा, पर मुझे वो काम नहीं करना है क्योंकि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ। तो मतलब ये तो मैं अपनी मर्जी से बेरोजगार हुआ ना। मुझे वो काम तो दे रहा है लेकिन मुझे वो काम नहीं करना है जो काम वो मुझे दे रहा है, तो इसका मतलब मैं अपनी मर्जी से बेरोजगार हूँ। तो ये इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, वॉलेंटरी नहीं, सॉरी, ये वॉलेंटरी हुआ, इनवॉलेंटरी नहीं हुआ।
मतलब मैं अपनी मर्जी से बेरोजगार हूँ, मुझे किसी ने मना नहीं किया कि तू काम मत कर। काम देने वाले काम देने के लिए तैयार है, लेकिन मुझे वो काम नहीं करना है कि जो काम मुझे सौंपा जा रहा है। They argue that if people are unemployed, they are unemployed not because they are not getting job, but because they are looking for आया ने better job, जिनको ज्यादा अच्छी जॉब करनी है इसलिए। In other words, measured unemployment, more exactly, its non-frictional component is viewed as consisting of persons who regard the wage rate at which they could be currently employed as temporarily low। वो हमेशा क्या चाहते हैं कि मुझे इससे ज्यादा सैलरी मिले, मैं इतनी सैलरी में काम नहीं करना चाहता, तो वो लोग मना कर देते यहाँ मुझे काम नहीं करना है। सो इसका मतलब तो ये हुआ कि काम मिल रहा है पर कम पैसों से मिल रहा है, इसलिए आप उसको लेने के लिए तैयार नहीं हो, इसीलिए ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। आपको किसी ने बोला नहीं है कि आप बेरोजगार हो, इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो सब कैसा है, वॉलंटरी है, इनवॉलंटरी नहीं है। तो अब इन दोनों में सिर्फ दो लाइन में समझना हो तो केन्स और दूसरे जो मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट है उन्होंने क्या बताया कि वॉलंटरी और इनवॉलंटरी दोनों तरह का अनएम्प्लॉयमेंट होता है। लेकिन रेडिकल्स ने क्या बताया कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जैसा कुछ है ही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होगा तो मार्केट उसको ऑटोमेटिकली क्लियर कर लेगा, लेकिन बिकॉज लोग ज्यादा वेज रेट मांगते हैं इसकी वजह से उनको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है, तो ये उनकी मर्जी वाला अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, इनवॉलंटरी नहीं हुआ। देर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन and unemployment. The relationship between inflation and employment has been one of the widely contested issues in macroeconomics. One of the most prominent views on these issues is presented by Philip Curve, constructed by A.W. Philip and on the UK data. The Philip curve proves that there is a stable inverse relationship between the inflation rate and the unemployment rate. Inflation rate बढ़ेगा तो unemployment rate कम होगा। क्या लिखा है, इनवर्स रिलेशनशिप, यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा, प्राइसेस बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। इसके पीछे लॉजिक क्या बताया कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो प्राइसेस बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर उसका एडवांटेज लेना चाहते हैं, उसका फायदा लेना चाहते हैं कि ज्यादा प्राइस में हम बेचे, तो वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे। प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे तो उनको ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, अगर ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। समझ गए, तो ये क्या किसका व्यू था, ये A.W. फिलिप, फिलिप कर्व के अंदर। तो यहाँ पे द रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट implies that there is a trade-off between inflation and unemployment at zero rate of inflation. This proposition supports the Keynesian theory. However, the radicalists Lucas and Sargent, made it central to their attack on Keynesian economics. They argued that there is no trade-off between the rate of inflation and the unemployment rate. They derived a new classical Philip curve of vertical nature. This kind of Philip curve is based on the classical reasoning that in the long run the economy is always at full employment level. क्योंकि इन्होंने पहले से बता दिया है कि सब लोगों को रोजगारी तो मिल जाएगी, जो अपनी मर्जी से काम करना नहीं चाहते वही बेरोजगार रहेंगे, तो इसका मतलब लॉन्ग रन के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो ही जाएगा। अकॉर्डिंग टू रेडिकलिस्ट और इन द न्यू क्लासिकल व्यू देर इज नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट रेट। अब इसको भी देखो एकदम सिंपल साफ साफ एकदम भाषा में अगर समझना हो तो कि फिलिप्स ने ये बताया कि इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। लेकिन ये लोग क्या मानते हैं रेडिकलिस्ट के, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कोई चीज नहीं है तो ट्रेड ऑफ का सवाल नहीं आता है। अनएम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, जब इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जैसी कोई चीज नहीं बनती है और इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल में कभी ना कभी आ ही जाएगी, तो फिर यहाँ पे इसका ट्रेड ऑफ करने की जरूरत नहीं, मतलब इन्फ्लेशन और रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा माना गया। अब लास्ट टॉपिक है, देखो पॉलिसी implications ऑफ रेडिकलिज्म। The new classical macroeconomics propositions yield two radical policy implications in sharp contrast to the Keynesian monetarist policy, Keynesian and monetarist policy prescriptions. A policy change must come as a surprise to the people. According to the radicalists, systematic fiscal and monetary changes can be anticipated by the people well in advance, especially if the prices and wages are flexible. Therefore, the household, firm and labor adjust their demand and supply plans in advance to the expected situation and hence the policy changes become ineffective. सिंपल एग्जांपल से समझाऊं कि अगर आपको पता चले कि फ्यूचर में किसी भी चीज की प्राइस बढ़ने वाली है और पता चली जाता है, नॉर्मली क्या कंपनीज एडवर्टाइज करती है कि रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज होने वाली है, राइट। तो अगर इस तरह का कुछ भी होता है तो आप खुद अपना प्लानिंग कर लेते हो कि मैं कब डिमांड करूंगा, कितनी डिमांड करूंगा, कब मैं डिमांड नहीं करूंगा।
इसी तरह से प्रोड्यूसर खुद भी डिसाइड कर लेते हैं कि कब सप्लाई करनी है और कब सप्लाई नहीं करनी है। तो मतलब पहले से ही अगर आपके पास पूरा का पूरा डेटा अवेलेबल है, जिसको क्या बोलेंगे, रेशनल एंटिसिपेटेड या फिर रेशनल एक्सपेक्टेशन अगर आपके पास पहले से अवेलेबल है, तो आप पहले से तैयारी रखते हो। तो अगर कोई भी नई पॉलिसी भी आती है ना, तो इस पॉलिसी की कोई इफेक्ट नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी आप पहले से प्रिपेयर्ड हो। जब तक सरप्राइज ना हो जाओ ना आप, आपके सामने एकदम से कोई नई पॉलिसी ला दी जाए और आपको पता ही नहीं था कि पहले की ऐसी कोई पॉलिसी आएगी, तो ही तुम अपने डिमांड को चेंज करते हो। इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट कौन सा पता है? 8 नवंबर 2016 नोटबंदी, सरप्राइज आपके ऊपर डाला गया, तो उसके बाद डिमांड और सप्लाई में अपराध और तफरी मत की। लेकिन पहले से अगर आपको एक्सपेक्टेशन है कि अभी समझो कि इन्फ्लेशन रेट डाउन हो रहा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब क्या करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको कट करेगी। तो आपको पहले से एंटिसिपेशन हो गया है कि अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने वाला है। तो मतलब ये होता है इसका कि अगर आप पहले से एंटिसिपेटेड हो, पहले से आपको पता है कि ये, तो आप पहले से तैयारी रखोगे कि मुझे आगे क्या करना है, कि 2 महीने बाद में क्या करूंगा, 3 महीने बाद में क्या करूंगा, आप पहले से तैयारी रखते हो। जब तक सरप्राइज नहीं होगा ने, तब तक किसी भी पॉलिसी की कोई इफेक्ट इसके अंदर नहीं आएगी। ये 1 नवंबर वाला यहाँ पे लिखा है, देखो नीचे एग्जाम्पल। ये जब टाइप कर रहा था मैंने देखा था। और ये देखो यहाँ पे लिखा भी है कि 8 नवंबर 2016 को जो किया गया, उसके बाद में ब्लैक मनी हैज बीन वाइप्ड आउट, कंटिन्यूज टू रिमेन अ डिबेटेबल इशू। यानी इन्होंने लोग बोला था कि ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा, लेकिन ब्लैक मनी खत्म हुआ कि नहीं, वो आज भी डिबेटेबल है। मतलब आज भी उसके ऊपर चर्चा जारी है, किसी को मालूम नहीं है। अब discretionary changes in policy must be avoided. The new classical macroeconomists argue that discretionary यानी differentiating, भेदभाव युक्त, अलग अलग policy changes are predictable and the private sector can forecast the future economic scene better than the policy makers. यहाँ पे discretionary का मतलब क्या, सबसे अलग, उस पॉलिसी को डिस्क्रिशनरी बोला जाता है, लेकिन सब लोग इसको पहले से एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि ये क्या करने वाली है सरकार। Therefore, private sector buyers and sellers adjust their purchase and sale plans so as to ward off the expected adverse effect of the discretionary policy. In the radicalist view, discretionary policies not only leave the output and unemployment unaffected but also cause market distortion. जो भी डिस्क्रिशनरी पॉलिसीज है, वो आउटपुट और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगी। मतलब जब तक सरप्राइज एलिमेंट नहीं होगा ना, तब तक लोगों को पहले से ही पता है कि गवर्नमेंट क्या करने वाली है, और जब पहले से पता हो तो गवर्नमेंट जो भी करेगी उसकी इफेक्ट बिल्कुल नील हो जाएगी। तो इसका मतलब कोई अनएम्प्लॉयमेंट और आउटपुट के ऊपर इसकी इफेक्ट आने वाली नहीं है। कंक्लूजन नहीं करना है आपको।